अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हैदर है और एक न्यूज़ की इस स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर हम यहाँ पर आते हैं अपने मौजूद पैनलिस्ट के साथ। हमारे पास गेस्ट होते हैं जो कि मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, और न सिर्फ हम उनका तज्ज़िया आप तक पहुँचाते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम आप तक वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पहुँचाते हैं जो इलेक्शन के हवाले से आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। इतने ही मुफस्सिल और उतने ही आसान अंदाज में शायद ही कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो, और हमने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है ताकि आपको बड़ी ही आसानी से वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम फिगर्स इलेक्शंस के हवाले से, हलकों के हवाले से आप तक पहुंच जाए। आज हम इलेक्शन कमीशन का जो अहम फैसला है उससे आगाज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अहम हलके हैं, खा वो नेशनल असम्बली के हलके हों या सूबाई असम्बली के हलके हों, उनमें जो बड़े बड़े कंटेस्टेंट्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जो उनका आपस में एक जोड़ पड़ने वाला है, टाकरा होने वाला है, उसको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है जनाब फहद हुसैन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपके आर्टिकल की धूम है सर, जो कि कल आपने लिखा है, हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। जुनैरा आज़ाद साहब है, बहुत शुक्रिया जुनैरा साहब आपका। नन अदर देन मोहम्मद मालिक साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। जनाब फ़ारूक वड़ाइश साहब हमारे साथ हैं, सर शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। बतूल राजपूत साहिबा, जामी साहब थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जो है वो अवैस मंगल वाला साहब हैं, बहुत दिनों के बाद सर आप हमारी ट्रांसमिशन में आए हैं। मॉर्निंग शो तो हम आपका देख ही रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फहद साहब, इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम अबहाम, वो एम्बिगिटीज़, वो जो विस्पर्स हो रहे थे कि पता नहीं अभी भी शायद 11 तौर पे कुछ हो जाए, कोई फैसला आ जाए, वो ख़त्म कर दिया। लेकिन एक जुमला उनका बड़ा मानी खेज है, किसी भी सियासी और गैर सियासी कुव्वत को हम डिसरप्शन नहीं करने देंगे। कोई सियासी कुव्वत भी ऐसी है जो कि डिसरप्ट करना चाहती है? देखिए, मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन कमीशन के पास वो लिमिटेशंस ना होती कि वो खुल के बात कर सकें तो शायद वो नाम भी ले देते। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में शायद उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो क्या सराइयाँ हो रही थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। यानी मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि पिछले कई हफ्तों से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसमें आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अंदरूनी खबर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा पावर्स ऑफ डिडक्शन इस्तेमाल करें और तज्ज़िया करें तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स को सूट करता है कि इलेक्शन हो जाएं तमाम। तो इसलिए मेरे ख्याल में आज जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अब हर हालत में इलेक्शन होंगे, इसके बाद का आज तक के लिए तो ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। आखिरी जो एक सवालिया निशान कुछ हद तक लोग सामने ला रहे थे वो जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे कि जी कुछ जगह पे देखें मामला बड़े ख़राब हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते वगैरह वगैरह, और फिर ये भी बात हुई कि जी कुछ इलाकों में शायद ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में आज तो वो भी ख़त्म हो गया है। तो आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर इलेक्शन। आई थिंक वो जो एक एनर्जी बूस्टर चाहिए होता है वो हमें तो खैर मिल ही गया है, वी आर नो सर्टन अबाउट इट। लेकिन जो कैंपेन कर रहे हैं वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का शिकार थे। कंटेस्टेंट्स जो हैं सर, उनको भी डेफिनेटली हौसला मिला होगा कि अब ये फाइनली होने जा रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं। मैं दिखा दूं, मैं बिल्कुल सर, आज हम खबरों के लिए बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। आपको आज हमने बड़ी ही डिटेल्ड तरीके से, आप मेरे पीछे स्क्रीन देख भी सकते हैं, हमने आपको पार्टी पोजीशंस माजी में, उसके बाद उसके जो नेक्स्ट इलेक्शंस हुए 2018 में वो भी बतानी है आपको। इनफैक्ट 2008 से हम शुरू कर रहे हैं, इस पे हम आएंगे। मालिक साहब, सर इलेक्शन कमीशन ने सारे अबहाम, सारी परेशानियां, टेंशंस खत्म कर दी हैं। एक टेंशन डाल दी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि ये प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं कि हसास इलाकों में हाँ। उस दिन मोबाइल सर्विस बंद हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो एक ये भी डिसीजन था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो फ़ौरन व्हाट्सएप भी करेंगे रिजल्ट्स एट द कंक्लूजन। तैयार होते ही है कि उसकी कॉपी व्हाट्सएप होगी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, वो नहीं हो पाएगी। अगर हसास इलाके का मतलब है कि वही स्ट्रेस वाले इंपॉर्टेंट होंगे। सेकंड, अगर कोई वहाँ पे ज्यादती हो रही है, बदमाशी हो रही है, 2 नंबर काम हो रहा है, और अगर आपने वीडियो बना भी लिया किसी ने तो वो आपका ट्रांसमिट नहीं होगा। सो इलेक्शन तो हो रहा है जो आप कह रहे हैं, लेकिन सडनली एक डिजिटल साइलेंस में होने का खतरा है। अच्छा, और आजकल अंडर द ल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सो ये मामूली चीज़ नहीं है कि हम उस दिन मोबाइल सर्विस बंद कर देंगे। इलेक्शन डे वाले दिन तो शायद जितना उस दिन मोबाइल सर्विस होनी ज़रूरी है पूरे साल के
364 दिन जरूरत Exactly, नहीं है। true तो that. ये एक एम्बेड कर दिया गया है, एक मैनिपुलेटिव टूल। मेरा ख्याल है इस पे इलेक्शन कमीशन को बड़ा क्लियरली बताना चाहिए, क्या बिकॉज कैमरास तो आप रोक लेते हैं हर जगह, आप DSNG वैन्स हमारी रोक लेते हैं, जेब में पड़ा हुआ फोन, ये बेहतरीन Reporting tool है सर। सिटीजन जर्नलिज्म है। सो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इस जुमले से परेशान हूँ जो वहाँ पे बड़ी सीरियस से बात हुई है और उन्होंने ऑफिशियली भी कहा है कि तजवीज़ पे गौर हो रहा है। आई थिंक ये एक बिल्ट इन एक चीज़ है जो मैनिपुलेट होगी। अच्छा, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। उनका एग्जैक्ट जो उसका फ्रेज था कि मुमकिन नहीं होगा कि हसास इलाकों में इंटरनेट की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके, जिस पे मालिक साहब को तशवीश हुई। इससे जुड़ा दूसरा जुमला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिजिटल जर्नलिज्म है, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए ज़ाब्ते अखलाक भी जारी कर दी है, जो पढ़ने से समझने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, और तीसरी जो अहम बात थी, जो फाज साहब की बात से मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था कि यूनानिमसली तो डिसीजन आया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आज इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के मातहत एक बड़ा अहम इदारा होता है, मालूमात का बड़ा उसके पास तसलसल होता है, उसकी ये तजवीज़ थी कि नहीं साहब, इन इलाकों में इलेक्शन ना होने दिया जाए। अच्छा। और उसकी तायीद एक इंतहाई निगरान वजीर ने भी की, इंतहाई निगरान वजीर ने। तो खुल के बात खैबर करो यार। पख्तूनख्वा में 75% एरियाज हसास है। मतलब अगर आप ये बात कर रहे हैं, और मैं बड़ा इस बात पे बड़ी हैरानी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन करवाना कितना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पे 75% एरियाज, अभी मुझे फिगर याद नहीं है, कल वो भी आ जाएगा कि वो कितने ऐसे हसास पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ पे। जुनैरा, मुझे ये बताइए कि इस सूरत हाल में अगर पार्शली इलेक्शन मुलतवी होता है कुछ इलाकों में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की बात अगर हम करें, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी आराम से? क्या एक स्मूथ ट्रांजिशन प्रोसेस हो पाएगा अगर पार्शली कहीं जगहों पे मुलतवी होता है? वेल, द थ्रेट इज़ रियल, इसमें कोई शक नहीं है, और सिक्योरिटी खदशात हैं, सबके सामने हैं, लेकिन बहरहाल एक्सेप्टेंस तो अदरवाइज भी डूबियस ही है इन इलेक्शंस की, इंटरनेशनली भी इंटरनली भी। तो कंट्रोवर्सी तो जनरेट हो गई है और मज़ीद होगी। और दूसरा, हसास पोलिंग स्टेशंस भी अपनी मर्ज़ी के होंगे, इलेक्शन कमीशन खुद ही बताएगा कौन सा हसास है कौन सा नहीं है। तो ये अब डबल एज सोर्ड है। वो तो वहाँ के सिक्योरिटी इदारे मकामी जो होते हैं उनकी रिपोर्ट होगी और उसी पे उनको हसास बस करा ठीक दिया है, उस जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कर दिया बट जाए। देयर इज नो अदर टूल, हम उन्हीं पर रिलाई करेंगे ना। 4.3 अच्छा, ठीक है, मैं वापस आता हूँ। नहीं, एनालिसिस के लिए तो ओपन है ना ये बात जो आपने की है। ऑब्वियसली That's ओपन है, it. इट्स ओपन फॉर डिबेट। अच्छा जी, बड़ाई साहब, सर पंजाब में हसासियत का क्या है, आलम क्या है इस वक्त? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि बटे हुए होते हैं इलाके, जिसका जहाँ वोट बैंक होता है वहाँ पे सुकून से वोटिंग हो जाती है, बट स्टिल देयर आर सम एरियाज जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। मेरे लिए तो परेशानी का ये मामला है कि हमारे कुछ लीडर, कुछ हमारे दोस्त सहाफ़ी भी कहते हैं कि मामला बड़े सीरियस जा रहे हैं, ख़तरा है, कहीं पे सर्दी पड़ रही। तो ये पूरा पाकिस्तान जो है, यहाँ पर मौसम मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ पर कभी कहीं पे सर्दी होती है, कहीं पे गर्मी होती है, और जो दूसरे मामला है वो भी कशीदा रहते ही रहते हैं। इनको इलेक्शन से इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो आप अगले 5 साल में इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। पंजाब में सूरत हाल कुछ ऐसी नहीं है, कुछ हसास पोलिंग स्टेशन हैं जो इलेक्शन कमीशन पहले से ही हर इलेक्शन में करता रहता है, उसको सर्कल करके बता दिया जाता है आर्मी की ज़रूरत है, आर्मी आ जाएगी। पंजाब में कोई इतना प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आता। अच्छा, ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि सूरत हाल 9 मई के बाद काफ़ी कंट्रोल में कर ली गई है। तो ऐसी कोई पोजीशन यहाँ पर कोई ऐसी नज़र नहीं आती। केपी और उस तरफ में कुछ आती है, मौलाना के शिकवे आते हैं सामने, बाकी लोगों के आते हैं मौसम की शिद्दत और जनाब दहशतगर्दी का खतरा, ये मामला उस तरफ हैं। पंजाब में आपने पूछा एज सच मुझे तो कोई चीज़ नजर नहीं आती। बतूल, 2013 के से अक्सर इसको कंपैरिजन इसका किया जाता है कि अगर तब इलेक्शंस हो सकते थे, खुदकुश हमले भी हो रहे थे, सिचुएशन ज़्यादा ग्रूसम थी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, तो अभी जो सिचुएशन है वो इतनी बुरी नहीं है कि आप टाल ही दें बाज़ इलाकों में, स्पेशली केपी के? देखिए, अगर बेनज़ीर की शहादत के बाद इलेक्शंस हो सकते हैं, अगर टर्की में ज़लज़ला आए और हज़ारों लोग मर जाएं, फिर भी उनका 60% से ज़्यादा टर्न आउट रहे और वहाँ पे कोई भी नहीं कहे कि इलेक्शंस नहीं हो, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते? मुझे लगता है कि हरगिज़ मुल्क दोस्त मशवरा नहीं है। मैं सॉरी आपकी बात काटो से अनाउंस करा दूं, स्क्रीन पे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना एहसान अब्दुल साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम निकाला है और हमारी ट्रांसमिशन का आप हिस्सा हैं, एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन का। सर, आपका साथ हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ पैनलिस्ट भी हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे, मैं भी आपको तंग करता रहूँगा।
बतूल आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी अली, मैं आपसे कह रही थी कि देखिए आप किसी भी सिचुएशन को अगर जितना सीरियसली एड्रेस करेंगे वो उतनी सीरियस होती जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपका कौमी रवैया क्या है। टर्की में रिसेंटली इलेक्शंस हुए और उनका टर्नआउट इतना इंकरेजिंग था और उन इलाकों में सबसे ज्यादा टर्नआउट था जहाँ पे लोग ज्यादा मरे हैं। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ रन ऑफ भी हुआ बाद। जी बिल्कुल, और एंड आई बिलीव दैट वी लैक दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो जैसे जामी ने कहा कि इस तरह के मशवरे आ रहे हैं, चाहे किसी सिविल डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, चाहे केपीके से कोई सियासतदान कह रहे हैं कि जी सर्दी बड़ी है और इलेक्शंस डिले करवा दें या हालात बुरे, तो ये आपको ये मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट आके ये सारे फैक्टर्स को एड्रेस कर सकती है। उसके लिए प्लीज इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान को इन मशवरों से जिन लोगों का कहा जा रहा है ना कि ये लोग गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, उनसे भी पूछा गया कि क्या कोई गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा कहीं पे अगर दूर दराज इसके कोई निशानात थे या इम्कानात थे, उनको महदूद कर दिया गया, ये इलेक्शन हो रहे हैं। फरूख बड़ाइद का इशारा आपकी तरफ था राना साहब, मैं अवैस भाई आपकी तरफ आता हूं। आपकी तरफ था कि जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इतनी सर्टेनिटी क्यों पाई जाती है आपके हवाले से कि आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं? लेट द डी-डे कम और तब डिसाइड हो जाए कि आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। एक साथ में ये भी सवाल ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने गो अहेड दे दिया है, पहले भी खैर दे दिया हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी का जो एक था कि इससे मसाइल हो सकते हैं, वो भी खत्म हो गया है। कितने सेटिस्फाइड हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी कोई जमात मैदान में आती है तो इसी उम्मीद से आती है कि उन्होंने मैदान मारना है। और जो आपका डेटा यहाँ दिखा रहा है कि 2013 में PMLN ने मैदान मारा था और 119 सीटें जो है वो PMLN ने पंजाब में ली थी। तो वाई विल इट नॉट बी अ रिपीट? बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में रिपीट होने जा रहा है जो 2013 का इलेक्शन था। हमारा कंपटीशन इधर PTI से था और वो अपने मसाइल की वजह से उन्होंने जो है वो बल्ला लूज कर दिया। तो अब वो जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ है, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम तो देख रहे हैं कि 2013 का रिपीट होगा। ये बात खान साहब ने भी की है, वैसे आज मैं उस पे भी आऊंगा कि अपने मसाइल की वजह से PTI ने क्या कुछ किया है, उस पर भी महंगा। मालिक साहब, you have a question? जी एहसान, अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। पहले तो यार आई मस्ट से आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि आपको टिकट नहीं मिला। मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों के लिए जगह श्रिंक होती जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज में। मिफ्ता निकाले गए, आपको टिकट नहीं मिली, उधर से दानियल अजीज काफी लोग निकल गए। एनीवे, और ना सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि मेहनती, और मेरे ख्याल में जितने ज्यादा ये टेलीविजन पे आके पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, शायद ही कोई आ रहा हो। तो हमने बहुत तला इनको इकोनॉमिक पॉलिसीज पे और ये हमेशा मुस्कुराते हुए करते रहे। मेरा सवाल बड़ा जल्दी है यार, आपसे रिलेटेड ही है। ये कोई भी स्पेसिफिक प्लान नहीं आया आपकी पार्टी से मैनिफेस्टो में? बड़े वूली शूली से वादे हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, लाइक $27 बिलियन जाने हैं, वो कहाँ से आएंगे? कोई स्पेसिफिक्स नहीं है बिल्कुल। सो ये मंशूर में आप इन्वॉल्व थे? आई बिलीव यू वर इन्वॉल्व थे। जी, मैं मंशूर कमेटी का हिस्सा था और मैं तो समझता हूँ हमने बड़े स्पेसिफिक आपको टारगेट्स दिए हैं जो 2000 कह लें कि जो अगले टेन्योर में हमने रीच करने हैं, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, टैक्स कलेक्शन हो, कि हमने उसको 10% या 4 से 13.5 के ऊपर लेके जाना है। तो हम तो बड़े स्पेसिफिक हुए हैं मईशत के बारे में। ख़ास तौर पे हमने ग्रोथ रेट भी आपको दे दिए कि किस साल के एंड तक कहाँ तक हम लेके जाएंगे। इसी तरह ओवरऑल मैं समझता हूँ जो माशी प्लान दिया है। आपने एक बात की है कि ये टैक्स रेट का, आई डोंट वांट टू टेक द कन्वर्सेशन के टैक्स पे हो जाए, लेकिन आप हैं तो एक सवाल पूछ लेता हूँ। आपने एग्जांपल दी कि 10 से लेके हम इसको 13% पे लेके जाएंगे। ये 5 सालों का टारगेट है, दैट मीन्स 0.7। ये किस तरह आप इसको मैनेज करेंगे? जो आपके अगर ये टैक्स बेस इतनी बढ़नी है तो फिर तो ना उसके मुताबिक रेवेन्यूज बढ़नी है, ना इनकम बढ़ना है। तो ये तो हर इसलिए क्योंकि रिटेलर, आपके दुकानदार, मार्केटों वाले, ये बिजनेसमैन सारे, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले मिफ्ता ने ट्राई किया था तो उसको नौकरी से जाना पड़ा, मरियम ने उनको उड़वा दिया। सो आपके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपके इसके अंदर। यू सेइंग समथिंग एल्स बट यू आर नॉट विलिंग टू टेक द पिल। मालिक साहब, जो आखिरी 1.5 साल की हुकूमत होती है और जो हुकूमत पहले साल में होती है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आप एक 5 साल के टेन्योर के साथ मैंडेट लेके अवाम का आते हैं
और आप आखिरी लेग में होते हैं 1.5 साल जब हुकूमत इख्तिताम होती है, तो बहुत सारी हुकूमत के पास वो कुव्वतें नहीं होती या स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो सख्त जो है वो डिसीजंस ले सके। तो हमें पूरा इदराक है, बड़े गैप्स हैं, बड़े लूप होल्स हैं टैक्स कलेक्शन के अंदर, उनको हम फिल करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी मार्केट हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर ओवरऑल रिटेलर्स की आपने बात की, तो बड़ा पोटेंशियल है टैक्स कलेक्शन का। इंशाल्लाह हमने कोई लंबा चौड़ा टारगेट नहीं सेट किया। ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं आप, काफी अच्छी बात है, राणा साहब होना भी चाहिए। मैं बाकी भी हमारे पार्टिसिपेंट सवाल आपसे करेंगे। ये तो आपने बताया नहीं कि व्हाई वर यू अबैंडन्ड? यार ये वही सवाल था अहम। देखिए वो तो मैं भी डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन आप सब जानते हैं कि यहाँ PMLN ने कमिटमेंट की हुई थी और मुझे भी यही बताया गया कि कमिटमेंट को पूरा करना बड़ा जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है जी, तो वो इस वजह से चले सादा सवाल कर लेते हैं। साहब कभी सवाल होगा? सवाल ये है कि चूंकि मालिक साहब ने आपसे इकोनॉमिक इशू के ऊपर डिबेट की, ये जब भी किसी मुल्क में इलेक्शन होता है तो हम जब मंशूर पेश किए जाते हैं तो उन सियासी जमातों से ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इक्तिसादी बहरान है उसको हल करने के लिए आम फहम अल्फाज में बताएं, नून लीग की इक्तिसादी कमेटी या नेम्स कौन से हैं हु आर गोना टेक केयर ऑफ दिस वेरी क्राइसिस? इसहाक डार साहब या कोई और? वन मैन टीम खत्म, उनसे सुनते हैं ना बस सर। काफी है। होनी चाहिए। देखिए जो हमारी फाइनेंशियल टीम को हेड करते रहे हैं वो तो इसहाक डार साहब हैं, और मुस्तकबिल में भी डेफिनेटली वही लीड करेंगे। इसी चीज के इंतजाम हैं। नहीं, वैसे मैं सिर्फ आपको ये ऐड कर दूं कि ये जो अभी एहसान कह रहे थे ना, मैं थोड़ा सा इंडोर्स कर दूं कि वो जो गवर्नमेंट का एंड होता है, और मैं मतलब आई कैन टेल यू कि बहुत सारी मीटिंग्स में उस जमाने में यही बात होती थी कि यार सारे मुश्किल फैसले हम नहीं लेने, अच्छा इलेक्शन में नहीं जाना। बिल्कुल सही। तो डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए अभी जो बतूल बात कर रही थी, आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नई गवर्नमेंट अगर जब आएगी, जो भी आए, उसको पता है कि मेरे सामने 5 साल है, कम से कम पहले 1 महीने तो पता है कि 5 साल है, बाद में रिवाइज हो जाता है टारगेट। तो वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है जो कि आखिरी 1 साल में 1.5 साल में नहीं होता, तो आई थिंक दैट फैक्टर इज वेरी उनके पास एक कमेंट सिर्फ मेरा ले लें, आप इस पे कमेंट भी दे दें, मैं और वो भी डिपेंड करेगा कि जवाब दे दूं। उनको उनके पास 5 साल नहीं है, 5 साल मैंडेट है इलेक्शन का, उनके पास 6 माह है। 6 माह में डिलीवरी हुई तो हुई, वरना वो भी ग्रेस डिलीवर पीरियड हो है। अच्छा ठीक। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना पार्टिसिपेट चाहता नहीं किया था फासर, आपका जो कमेंट था कि आखिर में जब 1.5 साल होता है किसी के पास तो उसके अंदर डायनामिक्स बिल्कुल बदल जाते हैं। शुरू के 3 साढ़े 3 साल एक अलग मामला होता है, लेकिन वो जो 1.5 साल था आखिरी, उस 1.5 साल में आप खुद आए थे, आपने खुद अपने आप को विलिंगली प्रेजेंट किया था कि मैं इन मसाइल का हल करूंगा, मुल्क बचाने। जो कि PTI गवर्नमेंट ने खराब कर दिया है सब कुछ। तो अगर आपने आकर उन 16 महीनों में यही कहना है कि मैं वो चीजें नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है कि आने से पहले आपका नैरेटिव और था, आने के बाद आपका भाई हम नैरेटिव अपने केसेस खत्म करवाने आए थे, हम मुल्क बचाने नहीं आए थे। नहीं, लेकिन cases मैं खत्म थोड़ा सा करवाने कर Let's be देखिए clear on that. अवैस, आई थिंक उसमें 2 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये है कि उस वक्त आके वो काम करना जिस काम को करने की जरूरत थी, दैट्स पॉइंट 1। दूसरा ये कि वो काम जिसको करने की जरूरत थी उससे क्या इलेक्शन जीता जा सकता है, ये दोनों अलग चीजें हैं। सही। उस वक्त वो काम करने की जरूरत थी कि आप सब्सिडीज हटाएं, जो हटाई गई, जिससे महंगाई का एक तूफान आ गया। वो क्यों हटाई गई? वो पीछे पे जो PTI गवर्नमेंट ने जो सारा कुछ किया था IMF के साथ, तो वो उस वक्त करना जरूरी था, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो बिल्कुल एक सियासी तौर पर उसने उनकी हिकमत अमली को उड़ा के रख दिया। तो यू वर बेसिकली कॉट बिटवीन द डेविल एंड द ईदर डू द राइट थिंग और डू द पॉपुलर थिंग। बट सर अनफॉर्चुनेटली, या किस तरह भी कह लें, किसी और पार्टी के लिए फॉर्चुनेटली दे हैड टू बेयर द बर्nt। अब सवाल यहाँ पे राणा साहब ये है कि अब ये आपको मैंडेट तो मिल जाएगा और आप आजाद पॉलिसीज बना पाएंगे, लेकिन वो भी तब जब मेजॉरिटी आपके पास हो। अगर कोalition गवर्नमेंट में जाते हैं तो फिर वही हॉच पॉच सिलसिला होगा। हाउ सर्टेन आर यू कि मेजॉरिटी आप ले जाएंगे? और इन केस अगर आपको कोalition में जाना पड़ता है, हु डू यू प्रेफर? देखें 2013 का मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि हमने तकरीबन 120 सीटें ली थी, नियर टू दैट। तो हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी PMLN पंजाब में 120 के अगर करीब पहुंच जाती है जनरल खाली सीट पंजाब से? अच्छा जी, मैं जनरल पंजाब सीट्स मैं पंजाब अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है। ये तो टोटल है ही 145 141 141। जी बतूल मैं क्वेश्चन आपका आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि
हाँ, ये एक्सक्यूज़ आप अपने आप को कब तक दे सकते हैं कि पीटीआई ने सब्सिडीज़ दे दी थी और उन्होंने किसी वजह से दी थी, क्योंकि उस वक्त जब आप लोग अदम एतमाद की तरफ जा रहे थे, आपने एक क्लेम किया था कि इट इज़ नाउ अस हु आर गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशंस अफेयर, और ये इंडिस्पेंसिबल हो गया कि इमरान खान को हटाना है। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो इमरान खान की गलती थी, क्योंकि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मर्जी से ली थी। और दूसरी बात ये कि इसहाक डार साहब के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन क्यों नहीं है? इसहाक डार साहब ने हमेशा मसनूई डॉलर्स की पॉलिसी अपनाई है, जो कि कभी पाकिस्तान के काम नहीं आई है। हम कभी भी डॉलर के रेट को मैच नहीं कर सके, कभी भी 200 तक नहीं आ सका, एटलीस्ट 16 माह में तो नहीं आया। उन्होंने वादा भी किया था जी, 200 और को लेके। दूसरी बात ये कि शदीद क्या वादा इसकी था, सिर्फ ये वजह है कि वो उनकी रिश्तेदारी है तो वो थोड़ा प्रेशर में आ जाती है शरीफ फैमिली? आपके पास वजीर खजाना के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिलेमा एज अ पार्टी एंड यू नीड टू एड्रेस दिस। देखिए, सबसे पहले तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पीडीएम की हुकूमत में, और आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें कि कोई जाती हुई हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हो, कोई जाती हुई हुकूमत बिजली की कीमतें बढ़ा रही हो, गैस की कीमतें बढ़ा रही हो, और वो जाती हुई हुकूमत IMF का मुआहदा इंटैक्ट छोड़ के जाए और रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जाए। तो ये हमने किया, हमने डिफॉल्ट से बचाया। दरमियान में फ्लड्स आ गए जिसकी वजह से कुछ मामला ताखीर का बायस बने, लेकिन हमने ये सारे वो फैसले किए। यही फैसले, यही डिसीजन मेकिंग खान साहब के पास भी थी। उनको भी पता था वो जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जाते जाते उस मुआहदे को रद्द कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, कम कर गए, बिजली की कीमतें बढ़ानी थी, कम कर गए, एमनेस्टी अनाउंस कर गए। तो वो एक डिजास्टर, उसका नतीजा डिजास्टर था। तो हम ये नहीं छोड़ के गए, हमने अपना पॉलिटिकल स्टेक पे खेल के हमने ये फैसले किए। लेकिन और उसका माजरत के साथ आप लेकिन सर, आप चीजों को हमें आगे भी बढ़ना है, आप चीजों को स्टेलमेंट में नहीं रख सकते सर। जैसे मैंने फैक्चुअल चीज पूछी, राना साहब आपकी मर्जी है, इसको कंफर्म करें या डिनाई करें। जून 2023 की बात है जब IMF से बातचीत चल रही थी, और जो 3 की प्लेयर्स थे हमारी गवर्नमेंट के टॉप के, उन तीनों से मेरी इंडिविजुअली बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड। तो जो पिक्चर नजर आई वो ये थी कि बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया, ख़त्म हो गई बात। आप क्योंकि इन्वॉल्व भी थे तमाम चीज़ों में, और हमेशा डार साहब कहते थे मेरे पास प्लान बी है, जो ना टीम के किसी मेंबर को पता था, ना सेक्रेटरी फाइनेंस को पता था, ना उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पता था। फिर 25-26 के करीब फाइलें भी बंद हो गई एंड IMF सेड नो टॉक्स, ख़त्म हो गई बात। और अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में वर्किंग शुरू हो गई कि कैलकुलेट करने का कि अगस्त में क्या होगा, क्या हम जुलाई में डिफ़ॉल्ट करेंगे कि तो अगस्त में करेंगे। और मुझे बताया गया कि डार साहब तब भी कहते थे आई नो IMF ये 28-29 को आपके पास वापस आएंगे, और प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि आप बिल्कुल हौसले में रहें। फिर वो हौसले में तो थे, फिर उनको पेरिस जाना पड़ा, जाके वहाँ पे 2-3 बारी मिन्नत से माजिद हुई MD जो थी IMF की। तो उन्होंने फाइनली ये कहा कि हम आपको एक्सटेंडेड फंड में ले आते हैं और वील बेल यू आउट, मगर ये चीज़ों। फिर जो 4-5 दिन थे, दिन रात काम हुआ। मगर एक पॉइंट था, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बिल्कुल रैप अप कर दी थी फाइल्स, डार साहब तब भी इंसिस्ट कर रहे थे 28-29 को IMF आएगा, एंड द प्राइम मिनिस्टर जो पहले पेरिस नहीं जा रहे थे, देन ही हैड टू रश टू पेरिस एंड देन बेग द IMF, और फिर चीज़ें वहाँ पे संभली। तो अगर आप लोग उस टीम में थे कि आपको पता है किसी प्लान बी का, जो वाकई उस वक्त प्लान बी था IMF के विदाउट IMF? देखिए, प्लान बी तो इंपोर्ट कंप्रेशन को फर्दर आगे लेके जाना था, और क्योंकि डॉलर रिक्वायरमेंट फिर आपने कैसे निकालनी थी वो, और आपको इंपोर्ट कंप्रेशन में जाना था जो कि इतना वायबल नहीं था। बहरहाल इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने एफर्ट किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको बैक किया। ये इंपोर्ट कंप्रेशन 7 दिन में कितनी करनी थी जो डिफॉल्ट रुक जाना था? हाँ नहीं, बिल्कुल एक वो टफ सिनारियो था, और वो हमने तभी IMF के पास हमने जाके उस मुआहदे को पूरा किया। बहरहाल ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि बकौल इसाकदार के उन्होंने फरवरी में ही जो है रिक्वायरमेंट IMF की पूरी कर दी थी, और जो एक्सटर्नल गैप की फाइनेंसिंग जो रिक्वायर्ड थी वो कम हो गई थी। तो उनके मुताबिक फरवरी में IMF का मुआहदा जो है वो मुकम्मल हमने उनकी रिक्वायरमेंट कर दी थी, एंड इट शुड हैव मूव्ड फर्दर। तो वो जियोपॉलिटिकल वजूहात स्टेट करते हैं। बहरहाल
एट द एंड ऑफ द डे हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और हमने IMF का मुआहदा इंटैक्ट राणा साहब, हम चूंकि इकोनॉमी सेंट्रिक होते जा रहे हैं, which is also good, लेकिन इंशाल्लाह हम डेडिकेट करेंगे एक दिन ट्रांसमिशन को इस चीज के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त आखिरी जुमला देखिए, सीधी बात ये है, IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एग्जैक्टली बॉटम लाइन ये ना पहले थी, ना होगी। देखिए, हो सकता है कोई प्लान बी हो, बट एक्चुअली प्लान बी नहीं था। Plan B सिर्फ था, I प्लान damn ए care। सिर्फ एक था कि IMF के पास जाना है, कोई और चारा नहीं है। और अभी भी जाना पड़ेगा। इसीलिए वो जाके IMF की चीफ के साथ जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी, वो एक इस बात की एक्नॉलेजमेंट थी कि प्लान ए है और बस प्लान ए ही है। तो फिर हमारे अच्छा, पास क्या क्योंकि कोई और हमारे ऑप्शन पास है? इस वक्त मार्च सर- में हमें फिर जाना है। मंगलवार मार्च में we have to go there. हमारा जो Wes, आज we have to प्रोग्राम go का there. टॉपिक है वो बिलखुसूस है हलकों के हवाले से। आइए, इलेक्शन बिस्मिल्लाह करें। ट्रांसमिशन है, उस पे हम आते हैं। मैं एक थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे जनाब हमने आपको दिखाया है नेशनल असेंबली में PTI सीट्स इन पंजाब, ये इसका तनासुब है। वो क्या रहा 2008 में आपको पता है नहीं थे, 0 था। 2013 में 7, 2018 में तरक्की होती है और 7 और 60 पे आ जाते हैं। PMLN 2008 62 थी, पीपल्स पार्टी के साथ उनको फिर इत्तेहाद करना पड़ा आगे। 2013 119 एक अच्छा नंबर था, इसी को क्लेम कर रहे हैं दोबारा, जो कि आज अभी राणा साहब ने बात की थी। 2018 में 61 और फिर पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो 2008 में 46, 2013 में डाउनग्रेड हुआ है पीपल्स पार्टी का 3 और 18 में फिर 6। इंडिपेंडेंट्स जो है उनका 12 का नंबर था 2008 में, 2013 में 14, 2018 में दोबारा जो है वो 7 पर आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं जी, अब हम करेंगे हल्के, जो अहम हल्के हैं, बारी बारी उन पर आएंगे जी। आपकी स्क्रीन पे NA 56 रावलपिंडी, अच्छा ठीक है जी, उस पे हम आते हैं। ये शेख रशीद का हल्का होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे आगाज में। जुनेरा, ये इन पार्टीज का जो है वो हम देख रहे हैं कि इसमें जो उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि एक पार्टी ऐसी है कि जिससे बहुत बेहतरी हासिल की हो। ये फिगर जो है, ये वाला, इसको क्लेम किया गया अभी थोड़ी देर पहले राणा साहब की तरफ से। सर, तो आपको लगता है अचीवेबल है जनरल सीट्स पंजाब से खाली? लुकिंग एट दिस तो लगता है अचीवेबल है, अच्छा। बिकॉज अगर पहले किया तो दोबारा भी कर सकते हैं। एंड स्पेशली इफ यू माइनस द फैक्टर 2018 वाला, Exactly. PTI इज नॉट बहुत देयर बड़ा factor minus एनीमोर। हो गया हाँ, तो मेरे ख्याल है वो कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स के साथ भी ये लोग राब्ते में होंगे और ये तो बाद में मुद्दा खुलेगा। इंडिपेंडेंट्स के अलावा फाहा साहब, आपको लगता है कि ये सिर्फ इनके अपने उम्मीदवार जो उन्होंने खड़े किए हुए हैं पंजाब से, ये अचीवेबल होगा सर? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत टॉल ऑर्डर है, सही, बहुत टॉल ऑर्डर। सही। 2013 में एक अलग जो है वो माहौल था और PMLN का उस तरीके से एक बिल्कुल एक राइज हो रहा था। वो बड़ी लंबी जलावतनी के बाद PMLN की वापसी हुई थी नवाज शरीफ के ज़माने में भी। अब वो पैरेलल तो है, लेकिन देखिए इस वक्त 119 अगर जनरल सीट्स आप लेते हैं तो आप तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी के पास पहुंच जाते हैं। PMLN तो जाहिर बात है अपनी हिकमत अमली में ये टारगेट करेगी, सही, बल्कि वो तो शायद इससे भी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त ओवरऑल सियासी जो एक बसात जो बिछी हुई है, उसमें मेरे ख्याल में ये बहुत टॉल ऑर्डर है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि 2013 में PTI फैक्टर उतना स्ट्रांग नहीं था। आज वो मैदान में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आवाम को थोड़ा सा वो पोलराइज एक किया तरीके से कैंसिल आउट इसलिए होता है कि उस वक्त वो एक यानी उनकी वो फोर्स नहीं थी या वो पॉपुलैरिटी नहीं थी या मोर इम्पोर्टेंटली वो धक्का नहीं था जो 2018 में था। ठीक है, लेकिन अब धक्का रिवर्स में है। हाँ। तो एक तरीके से पॉपुलैरिटी है और धक्का रिवर्स में है। लेकिन उसके बावजूद देखें 2013 और 2024 के पाकिस्तान में बहुत फर्क है। सोसाइटी चेंज हो गई है, वोटर चेंज हो गया है, डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं, लोगों के सियासी टेस्ट चेंज हो गए हैं और सोशल मीडिया ने एक नई जो है वो एक रीत खड़ी कर दी है। तो इवन दो PMLN के पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो हमें नजर आ रही हैं, इवन देन मेरे ख्याल में ये टॉल ऑर्डर। ठीक है, ये बात जनाब, अच्छा, मुझे NA 56 शेख रशीद, ये दिखाइए जरा, आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं। NA 56 शेख रशीद अभी आपके सामने आ जाएंगे। रावलपिंडी से इनके हरीफ होंगे मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी। ये जनाब आप देखिए कि इस वक्त आपके सामने वो हल्का है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। 2018 में NA 62 जिला रावलपिंडी, जहां उन्होंने दानियाल चौधरी के मुकाबले में 1,19,362 वोट हासिल किए थे।
आपके सामने हमने वो पूरा जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी में भी दिखा रहे हैं आपको। साथ साथ दानियाल चौधरी ने 91,879 वोट हासिल किए। शेख रशीद जो है वो 27,483 वोटों की बढ़तरी के साथ जो है वो फातेह ठहरे थे। ये हल्का शेख रशीद का एक ऐसा हल्का रहा है जिसको वो ओन करते आए हैं हमेशा। इस हल्के में इन्होंने जो है वो जीत का सेहरा अपने सर सजाया था। एक खास बात सुन लीजिए, हमारे से आपने शेख रशीद साहब जिक्र किया, ये NA 38 हुआ करता था, फिर NA 55 हुआ, फिर NA 62 हुआ, अब NA ये बना 56। यहाँ पे जब इस हल्के का आगाज हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 में और 1977 में यहाँ पे इलेक्शन जीता था। उसके बाद से लेके शेख रशीद साहब की 1985 से आज़ाद जो गैर जमाती हुए थे, आज़ाद हैसियत में जीते, देन IJ के प्लेटफॉर्म से 2 बार शेख साहब जीते, देन PML के प्लेटफॉर्म से 2 बार शेख साहब जीते, देन आज़ाद हैसियत में 1 बार जीते और देन 2 बार AML जो अवामी मुस्लिम लीग है। तो मजमूई तौर पर शेख रशीद साहब इस हल्के से 8 बार जीत चुके हैं। जावेद हाशमी साहब ने शिकस्त दी थी 2008 में, एंड एक बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और कैंडिडेट ने यह शिकस्त दी थी। अदर देन दैट इट बिलोंग्स टू शेख रशीद। Does it still belong to Sheikh Rashid? लेकिन देखना एग्जैक्ट अच्छा इस दफा मसला आ गया। अगर आप शेख रशीद साहब की वो वायरल वीडियो भी देखें तो उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया है उसमें। यहीं से जो एक उम्मीदवार है जिनको हम दिखा नहीं पाए, शहरियार, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपया इन्होंने PTI की क़यादत, जो ये वकला क़यादत है, इनको दे के लिया और उसके लिए वो तैयार भी हो गए कि मैं इसकी कसम खाने के लिए लब देने के लिए तैयार हूँ। शेख रशीद का यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होता तो यहाँ से जीतना इसी तरह आसान होता जिस तरह जामी साहब बता रहे थे। वाकई हुआ है कि लेकिन इस मरतबा हनीफ अब्बासी साहब अपनी जगह पर टफ उम्मीदवार हैं और साथ में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी हमायती याफ्ता वहाँ पर मौजूद हैं, शहरियार साहब, और अब शेख रशीद साहब ये हल्का तो शेख रशीद साहब के लिए डिसएडवांटेज इस बात का कि PTI की जो नेशनल सपोर्ट उनके साथ पिछले 5-7 सालों में बनी थी, रिसेंटली उनकी जो हॉस्पिटल से वीडियो वायरल जिसका ये इशारा करें, वो इट मे गो अगेंस्ट हिम। अच्छा नहीं, वो इट वेंट अगेंस्ट हिम, बड़ा बंदा खड़ा कर दिया वैसा अगेंस्ट हिम, और ये हल्का अब उनके पास नहीं रहेगा। मतलब मेरा तो अंदाजा पूरा मुकम्मल तौर पर ये, मैं जो पीछे आपके नंबर्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाह रहा था कि देखिए उन नंबर्स में एक नंबर कॉमन है और वो 2018 में PTI के पास था, वो नंबर 2008 में PMLN के पास था और 2018 में फिर वो PMLN के पास था, दैट इज 60, 61, 62। ये कोई मैजिक नंबर लग रहा है मुझे। दूसरी चीज फाद साहब ने जिक्र किया था धक्के के साथ, तो अगर धक्के के साथ 2013 जो है वो धक्के के साथ या धक्के के बगैर 119 पे वो थे, जो धक्का हो या ना हो 60 तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो आई बिलीव कि जो भी मतलब PMLN अगर हम उसकी बात करें तो पंजाब से उसके पास 60 से ऊपर, अच्छा 85, 90 नहीं 60 से ऊपर होना है। 60 तो एक एवरेज बेस नंबर है हमारे पास जो सबके पास आ ही जाता है, वो सबके पास आया हुआ है, वो हमारे पास इस नंबर में आ गया है। लेकिन ये जाएगा कोई तकरीबन 90 के आसपास, 90 से कुछ ऊपर तक तो आप ले जाएंगे। बाकी हल्के पे डिस्कस बाकी फिर धक्के का फैक्टर होगा। जामी ने बड़ा ब्यूटीफुली नंबर्स का बताया, जामी इट्स वेरी इंप्रेसिव। लेकिन उनके शेख रशीद के इंटरव्यू के बाद मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की वो मखसूस सियासत करते रहे, जिस नज़रिए पे वो वोट लेते रहे, वो एक मखसूस नज़रिया है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपनी सियासी लॉयल्टी चेंज कर ली है तो मुझे नहीं लगता वो इलेक्शंस जीते। मखसूस नजरिए के अलावा मखसूस आसरा भी नहीं रहा। हाँ, मखसूस आसरा भी नहीं रहा। अगला हल्का जनाब, चूंकि अब टाइम का मलिक साहब, हनीफ अब्बासी को एक और एडवांटेज भी है। हनीफ अब्बासी ने बड़ा काम किया अपने पिंडी में। अगरचे उसको डिसएडवांटेज उनको ये हुआ है कि कुछ उनके वो एरियाज निकल गए इस हल्के में से जहाँ पे प्ले ग्राउंड, स्टेडियम्स और वो चीज़ें की हुई थी। बट हैविंग सेड दैट, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब में सारी इस वक्त प्रो PMLN लगी हुई है। बहुत से ऑफिसर्स वो हैं जिन्होंने बड़ा लंबा PMLN के नीचे काम किया हुआ है। ख़ासतौर पर पिंडी के अंदर भी 2-3 अफसरान वही हैं जिन्होंने अब्बासी साहब से और बाकियों के साथ बड़ा उनका पुराना ताल्लुक भी है। तो ये बड़े फैक्टर्स, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स सियासत के अलावा भी हैं उस दिन के लिए। बिल्कुल ठीक। नहीं जनाब, जीप से जहाज तक का सफर हमारे साथ है जी NA 54 चौधरी निसार यहाँ से जहाज के साथ लड़ेंगे। NA 54 से इस्तेकाम पाकिस्तान के गुलाम सरवर खान साहब उकाब के साथ जो है वो मैदान में उतरेंगे। आपके सामने आ चुके हैं, ये 2 बड़े कंटेंडर्स होंगे जनाब। और PTI के डॉक्टर अजमल साबिर होंगे जो कि इंतखाबी निशान पपीता के साथ जो है वो मतलब व्हाट अ निशान, वाह 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 वाह, फ्रूटफुल जो है वो निशान मिल गया है। ये वही ना जो मरियम के बारे में था कि निकलवा लिया है। मैं फोकस मैं जरा पपीते को थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ।
सावर इट। मतलब ठीक है, बहुत हेल्दी फ्रूट है, बहुत अच्छा फ्रूट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कई जगह ना जो इंतखाबी निशान मिले हैं बड़े आयरॉनिक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब आप उम्मीदवार को देखते हैं और साथ इंतखाबी निशान को देखते हैं तो बड़े जुड़ते हैं। मैं ऐसा कि नहीं जाऊंगा सर गधा गाड़ी मिल चुका है, काफी कुछ मिला है। गधा गाड़ी मिल चुका है जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने मोहर सख्त किया कि ये परवेज इलाही को प्रॉबेबली है ना। चले, अच्छा चौधरी निसार सर, चूंकि वक्त देखिए, कम है। एक तो अभी हम जो पहले पिंडी के हल्के की बात कर रहे थे, ये भी याद रखें कि पिछले इलेक्शन में जब पीटीआई का राइज हो रहा था तो ये सारा जो पिंडी डिवीजन था इसमें पीटीआई का बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था। नॉर्थ पंजाब में पीटीआई बहुत स्ट्रांग थी, साउथ और सेंट्रल में कम थी, लेकिन यहाँ पे अब इस बारी ये जो मुकाबला देख रहे हैं, गुलाम सरवर साहब जो हैं वो धुल मंच कर वापस गेम में आ गए हैं, वरना तो बहुत हद तक वो फारिग हो चुके थे। और उनकी जो वजारत में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद तो यानी जितना कम बात की जाए उतना बेहतर है। लेकिन अब वो इस वक्त लगता ही है कि राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पर है वो। अच्छा, चौधरी निसार सैट आउट द लास्ट इलेक्शन, नहीं प्रोविंशियल लड़ा था लेकिन ओथ नहीं ली थी मेरे ख्याल में, बाद में ले लिया, बाद में ले लिया, हाँ बाद में ले लिया आखिरी टर्म में जाके लिए। एंड में आ गए। लेकिन बज़ाहिर तो ये देखिए ना, ये दोनों ये ट्रेडिशनल सीट ही नहीं की है, यही मुकाबला होता है। और वो चौधरी निसार तो मेरे ख्याल में मिड 80 से शायद ही नेवर लॉस्ट दिस प्लेस, पिछली बारी आई थिंक ये हुआ है। तो अब इस बारी मेरे ख्याल में जो एक्चुअल जो मैं देख रहा हूँ ना कि जो टेस्ट केस है वो ये है कि एक तो इन दोनों उम्मीदवारों की अपनी इलेक्टेबिलिटी सही, यानी एक 20 साल से रहा है, दूसरा भी स्ट्रांग है, तो इलेक्टेबिलिटी के क्वेश्चन पे तो दोनों बहुत तगड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन धक्का किसको है? अच्छा ये शॉर्ट कमेंट इसमें आई वांट टू कमेंट। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है, दो रीजंस। एक, ये चौधरी निसार साहब को याद है जीप का निशान भी जी इनके जी, पास। पिछले में जीप का तो निशान। वो उस वक्त बड़े फेवरेट होते थे, ये रावलपिंडी के ताल्लुकात भी थे, जमिया साहब की गवर्नमेंट पहली गिरने में इनके भाई डिफेंस सेक्रेटरी थे, सारा कुछ वो तारीख है। इस बारी जिस तरह गुलाम सरवर साहब को टिकट मिली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाम सरवर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया PMLN के अंदर, बहुत ज़्यादा, और प्राइवेटली अभी भी राइट एट द टॉप वो अभी भी जब बात करते हैं तो आप उनके अल्फाज में गुस्सा नजर आता है। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ, हमने कल भी ट्रांसमिशन में बताया था कि उसके ऊपर बिल्कुल सीधे हो गए थे दूसरे, उन्होंने कहा गुलाम सरवर को देनी है टिकट। सो देयर टू फैक्टर्स नाउ। एक कि जैसे फाद कह रहे थे ना, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, राइट साइड ऑफ द नो नो, चौधरी साहब जी, इफ यू कैन कॉल इट हिस्ट्री। तो एक तो वो रगड़ा उनको पढ़ना है, दूसरा इनको लाने का मकसद ये टू प्रोंग थिंग है। एक, PMLN की टॉप लीडरशिप वाज कट डाउन टू साइज आल्सो, वरना IPP के अंदर कोई उनका अलायंस बनाने का मूड नहीं था, बिल्कुल कोई मूड नहीं था। ये गले में ठोंसा गया है और इस हल्के में दो काम हुए हैं। ये भी डिसाइड कर दिया गया कि देयर इज अ लिमिट टू व्हिच यू कैन डिसाइड, लेकिन जहां जहां की डिसीजंस होंगी वो आपको माननी होंगी। और साथ ही ये भी मैसेज चला गया है कि एनीबॉडी हु गोज ऑन द रॉन्ग साइड consequences will have to be। अच्छा, अब जरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मैं सिर्फ हल्कों के ऊपर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है उस पर कमेंट करूंगा। ये उन चंद एक हल्कों में से जहां पे विनर और रनर अप में हमेशा फर्क बहुत कम रहा है। पंजाब के जो अहम तरीन हल्कों में से ये एक है। ये आगाज होता है इसका भी पीपल्स पार्टी से, उसके बाद ये जाता है नून लीग के पास, IGI के पास। जब इजाजुल हक साहब यहाँ लड़ते थे, NA 39 हुआ करता था, तो वो 3 बार यहाँ से जीते थे। देन आता है ये 53 बन जाता है, NA 53। फिर आती है एंट्री गुलाम सरवर खान साहब की, जो क्यू लीग की जानिब से वहाँ से जीते थे। चॉइस साहब 53 से जीते हैं 2008 में, और फिर 13 में गुलाम सरवर जीतते हैं, और फिर 18 में गुलाम सरवर जीते हैं। अब आते हैं दो कैंडिडेट्स के बीच में, हमारे पैनलिस्ट ने अपनी राय भी दी। एडवांटेज टू चौधरी निसार अली खान फॉर मल्टीपल रीजंस, एंड वन मेजर रीजन इज कि इस हल्के में जो रिलीजियस वोट है वो भी अपनी जगह खड़ा है। मदरसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, पिंडी इस्लामाबाद रहने वाले जानते हैं। तो आज ये जो ताज़ा खबर आपको दे रहा हूँ, GAUI फे ने आउटराइटली चौधरी निसार की सपोर्ट का ऐलान किया। अच्छा, अनलाइक चौधरी गुलाम सरवर। तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन जो एक तासुर है कि चौधरी साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिसीव किया, धोखा दिया, इतना अरसा असम्बली में ना जाके उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया, ये फैक्टर प्ले करेगा आपकी बार जो वोट मांगने जाते हैं? एक फैक्टर यही जो बात आप कर रहे हैं ना, ये जो होते हैं ना मुकामी धड़े, चौधरी निसार साहब के धड़े बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे है कि जब पिछले 5 साल वो इररेलेवेंट रहे हैं और इन्हीं 5 सालों में गुलाम सरवर खान
फेडरल मिनिस्टर थे, तगड़े फेडरल मिनिस्टर थे, और अपने दड़ों को बहुत सी चीज़ें मकामी तौर पर लोगों को चाहिए होती हैं, चाहे वो सिफारिश हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे थाना कचहरी हो। इसमें गुलाम सरवर आगे रहे हैं, लेकिन गुलाम सरवर के हिस्से में दो पार्टियों के कारकुनान की नफरत बराबर आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उतनी ही नफरत करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो ये बयानात इनके आते रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर आज भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे गुलाम सरवर खान को यहाँ से वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है शायद कि गुलाम सरवर खान जितने भी मजबूत हैं उनको ये डैमेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक फैक्टर जिसका मुझे जवाब चाहिए जुनैरा, चौधरी निसार को असेंबली में भेज दिया गया, मतलब वो जीत गए, एक हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहा हूं, वो चले गए, कहां बैठेंगे वो, किसके साथ नजर आते हैं आपको? वेल, अगर पिछली दफ़ा उन्होंने नहीं कोई प्रेशर लिया, प्रेशर तो पिछली दफ़ा भी था कि आप जाएं और ज्वाइन करें, तो आई डोंट नो, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट लेट मी कमेंट अदरवाइज ऑन दिस। एक तो जो पपीता है उसको वोटर पहचानता ही रहेगा, ये कौन सा फल है, ये पपीता ही है कि ये क्या अच्छा, है। बड़ा बाकी एक फल भी मसला ऐसा ये है ना जो कि अमूमन बैलेट खाते पेपर नहीं हैं। कलरफुल नहीं है। हाँ, तो काफी बैलेट पेपर इज नॉट कलरफुल। हाँ। तो पपीते का फर्क कैसे समझा जाए? और वो पपीता itself अमूमन is खाया very नहीं जाता, तो valid। लोगों को इतनी शनाख्त नहीं है उसकी। जी, तो पपीता पहचानने में एक तो बहुत मसला होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि गुलाम सरवर खान की एग्जाम्पल ये बताती है कि आप किसी को मैदान तक ला तो सकते हैं, लेकिन जितवाना इतना भी आपके हाथ में नहीं होता, अनलेस डायरेक्टली आरओ ने ही अनाउंस करना हो इलेक्शन का रिजल्ट। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं चौधरी निसार, और जितना मर्जी हम कह लें कि फलां के साथ सपोर्ट थी, फलां नहीं थी, कहीं ना कहीं सबके साथ सपोर्ट रहती है। जो भी जीतेगा, गार्नर की होती है, जो वो भी उसको जीतेगा उसने जाना किस पालते तरफ रहते है, वो बड़ा सोच समझ के, मशवरे के साथ, सपोर्ट के साथ ही अब जाएगा। किसी जवाब में अगले हल्के की तरफ बढ़े, बतूल आप इस पर बात करना किसको ज्वाइन करेंगे गुलाम साहब? सर ये जवाब आ ये गया। जरा प्लीज जरा ये तशनीगी रह गई। ज्वाइन करेंगे आईपीपी को, अच्छा, गुलाम सरवर जीतेंगे। अच्छा, बिकॉज गुलाम सरवर को टिकट दिलवाने पे जितना जोर लगा है ना, उससे आधा जोर भी लगा तो इलेक्शन भी उनको डिलीवर हो जाएगा। सही है, चलें आप मैं सिर्फ 30 सेकंड का एक कमेंट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि पपीते वाली बात चल रही है। देखिए कुछ निशान तो ऐसे हैं शर्त लगी ਤੁਹਾਡੇ में जो कि बहुत ही मज़ा खेज हैं, बहुत ही मज़ा खेज हैं, और मतलब वोटर के लिए भी कंफ्यूजन है और जिसको मिला है उसके लिए भी एक अजीब सी बात है। एक निशान ऐसा है जिससे ज़ाती तौर पर जब मैंने वो देखा तो मुझे अफसोस हुआ, और वो निशान आप सबको पता होगा, असद कैसर साहब, असद कैसर साहब को निशान मिला है व्हील चेयर, और वो जो व्हील चेयर है वो उनकी बेटी व्हील चेयर पर होती है। नाउ दिस इज, आप ये सोचें कि आप किस हद तक जा सकते हैं। अच्छा, ये आप मज़ा खेज निशानात दें, लेकिन इस तरह का निशान अच्छा, मुझे नहीं पता ये कैसे है, कैसे हुआ है, लेकिन अगला यार एक ऑन एयर अनशेयर के वो मेरे से शर्त लगा रहे हैं जामी साहब के इसी बात पे, निसार चौधरी निसार वाली। मैं ऑन एयर ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि चौधरी निसार जीते, अच्छा, मगर मेरा एनालिसिस ये है कि उनको जीते नहीं दिया जाएगा। सर शुआओं ने और हवाओं ने आपकी इस बात को कैद कर लिया और ये तारीख का हिस्सा बन गया। अगला हल्का मुल्तान NA 151 151 आपके सामने आ चुका है। ये देखिए जनाब, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी होंगे जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ्फार डोगर, तहरीके इंसाफ की मेहरबानो कुरैशी मदे मुकाबल होंगी। ये बड़ा हल्का है, यहाँ पे कांटे का मुकाबला हो सकता है। तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं तीनों कंटेंडर्स की, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जनाब ओपन फॉर डिस्कशन भी, मेहरबानो हारी थी। बतूल साहब की मैंने इस पे कमेंट लेना है पूरी देर से। अभी जिमनी इलेक्शन जब हुआ था, अली मूसा गिलानी और इनका मुकाबला हुआ था शाह महमूद कुरैशी बेटी, जो अभी दोबारा यहाँ पर खड़ी हैं, इनसे मुकाबला हुआ था। गवर्नमेंट भी किसकी थी आपको पता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अली मूसा गिलानी अपने यूसुफ रजा गिलानी के बाकी बेटों से मुख्तलिफ हैं, वो अवामी हैं, वो लोगों से मिलते हैं। जब मुझे इस हल्के में 2 से 3 मरतबा जाने का मौका मिला, तो यहाँ पे जो आम लोग हैं, जो वर्कशॉप वाला है, बर्फ के फटे वाला है, वो ये कहता है कि अली मूसा गिलानी ये हमें ज़ाती तौर पे जानता है। दूसरी बात यहाँ पे मुश्किल क्या है, जावेद हाशमी साहब भी किसी ज़माने में यहाँ पर रह चुके हैं। हाशमी साहब के जो आज उनका डेरा है उसके ऊपर मेहरबानों की बड़ी बड़ी तस्वीर है, यानी ये भी एक अपनी जगह पे मामला मुख्तलिफ है। इसमें रिवायती तौर पर तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब 2002 में भी जीते हुए हैं, 8 में भी जीते हुए हैं, 18 में फिर जैन कुरैशी की एंट्री होती है। तब जो जैन कुरैशी और अली मूसा गिलानी का मुकाबला था वो नेक और नेक था, यानी सिर्फ 5-7 हज़ार वोटों का डिफरेंस आया है।
और जो अभी बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं फारूक, हमने वो कवर भी किया जाके, वो भी बड़ा टफ था। इट वाज नॉट एन इजी विन, बट उसमें अली मूसा ने इनकी जो तज्जिया उसको दुरुस्त साबित किया। मुल्तान में अगर आप किसी छाबड़ी वाले से या बर्फ़ फरोश के पास गर्मी में जाके बैठें तो एक ही कैंडिडेट है जिसका वो नाम लेता है सियासी वाबस्तगी या गद्दी से हटके। वहाँ दो चीज़ें हैं, गद्दी है और सियासी वाबस्तगी जो हिस्टोरिकली है। अच्छा, मैंने लेकिन वो इस यंगस्टर को हाँ, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखी अली मूसा गिलानी की बतूल। वो उसमें कह रहे हैं कि किसी ने कायद आज़म से पूछा कि आप मुल्तान क्यों नहीं जाते हैं, आप हर जगह दौरा करते हैं, मुल्तान क्यों नहीं जाते हैं? तो कायद आज़म ने जवाब दिया कि मुल्तान इसलिए नहीं जाता, वहाँ पे गिलानी है, दे विल वाउच फॉर पाकिस्तान। ये क्या सच है? मैं खुद यही पूछना चाह रहा था कि ये सच है या नहीं। वेरीफाई करके मैं इसका जवाब कायदे आज़म से पूछना पड़ेगा। वेरीफाई तो ये चीज कायदे आज़म से ही हो सकती है, वो तो उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन वो मखसूस सराइकी लहजे में कुछ सराइकी मेहमानों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो गद्दी है, जो हमारी लेगेसी है, उसका ताल्लुक तो पुराने हमारे कायदीन के साथ जो हम पे एतमाद किया करते। चल बतूल प्लीज। और देखिए, अगर सोशल मीडिया पे ये चल सकता है कि हमने कायद आज़म का सुना था और सफदर को देखा है, तो कुछ भी चल सकता है उस पर, फिर उसको डिबेट में जाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ ये इसमें ऐड करना चाहती कि मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जो चौधरी निसार साहब का सिंबल है, क्योंकि लास्ट टाइम ये जीप था और उसके सिंबॉलिकली बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम पिंडी से मुल्तान आ गए थे वैसे। जी, और अब जहाज है। अच्छा। तो ऐसा जरूर हो सकता है, जैसे आपने पहले सवाल किया था कि वो कहाँ जाएंगे, ऐसा हो सकता, मोस्ट प्रोबेबली ही कैन सिट इन अ प्लेन एंड जॉइन समवेयर, लेकिन उनकी अहमियत कम नहीं होगी अगर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी असेंबली में जाएं। बट PMLN शुड ट्राई टू गेट हिम बैक, क्योंकि वहाँ पे नजरियाती वो बड़ी वोकल वॉइस होंगे वैसे सब। जहाज है कौन सा? वो क्या पैसेंजर प्लेन है या कोई प्राइवेट जेट है? आई गेस वो फाइटर प्लेन होगा। जामी बात कर रहे थे, जामी जो बात कर रहे थे, उससे पहले फरूक ने बात की। देखिए, ये लोग तो हल्कों में होके आए ना ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इवन फॉर एग्जांपल अब मैं अगर इस्लामाबाद में बैठ के मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैं इस हल्के में नहीं गया और आप बड़ी बड़ी मैक्रो लेवल चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ये जो यंग मैन है अली मूसा गिलानी जी, इसकी तारीफ अक्रॉस द बोर्ड सुनने को मिल रही है, अक्रॉस द बोर्ड। चाहे आप गिलानी फैमिली को पसंद करते हैं कि नहीं करते, चाहे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं या नहीं हैं, मैं खुद हैरान था कि जनरली के लोग कहते हैं यार नहीं बाकी तो ऐसा है, लेकिन ये जो यंग मैन है इसने वाकई में ग्राउंड में इतना काम किया है कि ही इज लाइक अ जेन्युइन पॉलिटिशियन, और इसकी जेन्युइन सपोर्ट है, और इसलिए इस हल्के में इसको हराना वाकई में बड़ा मुश्किल है। अच्छा। सो यानी हम हर वक्त नेगेटिव बातें सुनते हैं, बट उसमें अगर कोई वाकई में किसी एक शख्स के बारे में इस तरह की तारीफ हर तरफ से सुनने को मिले तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग कि कोई इस तरीके से अपने हल्के सपोर्ट भी अपने हल्के को तस्वीर नहीं ले रहा है। वो भी काम नहीं आएगी। जावेद हाशमी साहब सपोर्ट कर रहे हैं उस साइड पे। मेरे ख्याल में ये यहाँ पे तो ही इज प्रोबब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट। अली मूसा गिलानी छोटा सा साहब आपकी बात को कमेंट करूं मैं कि वो बुनियादी कादिर गिलानी को जो है वो ज्यादा उन्होंने स्पेस दी थी, जो बड़े बेटे हैं उनके अब्दुल कादिर गिलानी को ज्यादा स्पेस देने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे, बट उसमें से फिर हमने देखा कि वो तो नहीं कर सके, अपना मकाम नहीं बना सके। अली मूसा गिलानी की सब बात कर रहे हैं, हु डू यू think will be a strong? Well, because सारे कह रहे हैं तो I'll buy that, but इसमें ये ना भूलें कि एक तो मेहरबानों का जो फीमेल फैक्टर है और जिस तरह उन्होंने अपने वालिद के लिए भाग दौड़ की है, वो एक ऑप्टिकल वैल्यू अलग होती है चीज़ों की, और फिर फीमेल फैक्टर और कुरैशी ख़ानदान और फिर हाशमी ख़ानदान की सपोर्ट भी आ गई। आई थिंक कई दफ़ा ना डायनेमिक्स बड़े ऑब्वियस होते हुए भी किसी एक स्वीपिंग फैक्टर की वजह से बड़ा क्लोजली चीज़ों को चेंज भी। थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, हेडलाइन की ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में इलेक्शन के हवाले से जो ट्रांसमिशन एक न्यूज़ कर रहा है उसमें उसके दूसरे घंटे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हल्के डिस्कस हो रहे हैं, मेजर बड़े कंटेंडर्स को डिस्कस किया जा रहा है, कौन किसको मात दे सकता है, किसका पलड़ा भारी है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है जो पिछले घंटे में हुई और इंशाल्लाह इस घंटे में भी हम इसको कैरी ऑन करेंगे। एक तस्हीह जो भी मालिक साहब ने की है मैं वो जरा उसको बता दूं। 2018 में यहाँ पे हमने आपको बताया था कि नून लीग ने 61 जनरल नशिस्तें जो है वो हासिल की थी, लेकिन इसमें बाद में बाई इलेक्शंस में मजीद ऐड हुई थी नशिस्तें, तो ये जो फिगर है ये 64 का है, 64 का है। 61 यहाँ पे हमने आपको बताया, बट इसकी मैं तस्दीक करता चलूँ, ये 64 सीट्स हैं जो नून लीग के हिस्से में 2018 में आई थी। अच्छा जनाब, अगला हल्का जो हमारे पास सामने आता है वो है NA 122 लाहौर। जनाब ये बड़ा मजबूत हल्का है। इस हल्के के जो कंटेस्टेंट्स जो भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो भी बहुत मजबूत है। ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून से होंगे और सरदार लतीफ़ खोसा होंगे
जो कि पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ से होंगे। और नाजरीन यहाँ पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी के चौधरी आतिफ रफीक साहब हैं जो कि इसका हिस्सा बनेंगे। आपके सामने हम आपको दिखा भी रहे हैं, वो है मजबूत उम्मीदवार जो कि इस वक्त आपके सामने आ चुके होंगे। अच्छा, साद रफीक साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो थोड़ी बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन सरदार लतीफ खोसा जो है वो क्या मुश्किल दे सकते हैं साद रफीक को, वो क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पार्टी उन्होंने तब्दील की है अपनी, ये बड़ा मजबूत हल्का रहा है ख्वाजा साद रफीक का। 2013 में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी इसी हल्के से उसने जन्म लिया था जो कि आगे जाके धरनों का सबब बनी और बहुत कुछ हुआ। मालिक साहब क्या देखते हैं सर? देखें, मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रॉन्ग है साद रफीक का, बिकॉज लेकिन कुछ एरियाज वॉल्टन के रोड के करीब के जहाँ बहुत काम हुआ था वो इस हल्के में से उनसे निकल गए हैं, जिसकी वजह से वो उनको परेशानी भी है। लेकिन आई थिंक सरदार लतीफ खोसा साहब इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उस लिहाज से। पीटीआई वाला फैक्टर अपनी जगह है, बिकॉज खोसा साहब का जो है ना एक पर्सनल उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लिंक कोई नहीं है लोगों से, बी वेरी ऑनेस्ट। सो थिंग्स टेंड टू फेवर हिम और बाकी तो इसमें ये हल्का जो है ना, इसमें ये इसलिए अहम है कि 2018 में इमरान खान साहब ने यहाँ से इलेक्शन जीता साद रफीक साहब बड़ा मामूली मुकाबले से, और जब हल्के का नाम और था, तब ये हल्के का नाम और था। जी, तब 131 था। तो साद रफीक साहब ये हल्का लूज तो कर गए, लेकिन जैसे ही ज़िमनी इलेक्शन आया तो साद रफीक साहब ने 10,000 से जायद तब इमरान खान खुद नहीं थे ना, हुमायूं अख्तर खान को हराया। लेकिन जब इमरान खान खुद थे तब भी वो क्लोज चले गए थे। इस हल्के में से कुछ इलाके निकल गए हैं ख्वाजा साद रफीक साहब के, जिस तरह से मालिक साहब ने बताया, और पोश एरिया जिस तरह डिफेंस और इसी तरह से जो एरियाज हैं वहाँ पर मसाइल का शिकार मुस्लिम लीग नून रही है पिछले इलेक्शन में भी और अब भी। इसमें ओवरसीज़ की भी एक बड़ी तादाद है। 18 में जब मुझे खुद मौका मिला इसे कवर करने का, इसी हल्के में ड्यूटी थी, तो यहाँ पर हम लोगों का जोश खरोश देते, लोगों से मिलते थे। तकरीबन मैं 200 अफराद ऐसे लोगों से मिला हूँगा जिन्होंने कहा कि हम बाहर रहाइश पजीर थे, हम सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए खान साहब को यहाँ पर आए थे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब का यहाँ पर मसला क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वो आजकल पॉपुलर तो हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस भी वायरल जाती हैं, टीवी पे भी नज़र आते हैं, लेकिन ग्राउंड के जो यूसी चेयरमैन होते हैं उन लोगों से कोई रवाबत सच नहीं है। वो उनको मसाइल का सामना क्या है कि उन्होंने पिछले 20 सालों में तो मैं जानता हूं कि उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स की टीम होती है, जो तरबियत याफ्ता टीम होती है, वो साद रफीक साहब के पास पुरानी है, जो लतीफ खोसा साहब के और पास। इसमें एक चीज ऐड करने, जिन एरियाज को मैं बता रहा हूँ ना निकलने का, जी वो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज बड़े भारी एरियाज थे। डिफेंस की तरह नहीं कि 1 कनाल का घर है तो 6 कनाल के एरिया में 30 वोट है या 35 वोट है, तो वो एरिया जब 5 मरले के अंदर 60 वोट है। अच्छा, वो निकलने का बड़ा उनको एक ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मालिक साहब बयान करें उसकी तफसील ले लें। दो जुमलों फैफिन में से इंट्रोड्यूस करवा दूं, आ चुकी हुई है। मैम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने टाइम निकाला। मैं अभी आता हूं आपके पास और हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, प्लीज। ये जो साद रफीक साहब के हल्के पे मालिक साहब और फारूक ने रोशनी डाली, ये जो फैक्टर मालिक साहब पॉइंट आउट कर रहे थे ना, उसका एक सबूत ये है कि यहाँ 10 लाख की आबादी इस हल्के में, और 10 लाख में से तकरीबन 6 लाख अफराद रजिस्टर्ड वोटर हैं यहाँ पे, और 60% टर्न आउट इस हल्के ने ऑन एवरेज हमें रिपोर्ट किया है, जिससे आप यहाँ के वोटर सपोर्टर की जो इलेक्शन में वोट डालने की सलाहियत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो साद रफीक साहब को एडवांटेज डिसएडवांटेज की आप बात कर रहे थे, वो उससे हट के मैं खोसा साहब के बारे में 2 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। खोसा साहब की जो पीटीआई में एंट्री है वो तो ऑब्वियसली बीइंग अ लॉयर मुख्तलिफ केसेस में अपीयर होने की है, लेकिन इनफैक्ट लेट मी से खोसा साहब की पीटीआई में एंट्री है थ्रू अहले खाना इमरान खान साहब के, और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है, क्योंकि खान साहब हूँ या उनकी बहनें हूँ, उन्होंने कई केसेस में आउटराइटली खोसा साहब कहा कि तुम ये थे कर रहे हो, तो उनकी पीटीआई के अंदर जो एग्जिस्टेंस है उसको लिया जाता है बुशरा बेगम के तवस्सु से, विच इज एन डिसएडवांटेज टू खोसा साहब। अब ग्राउंड वर्क भी नहीं, जैसे कि मालिक साहब ने बाकी ने कहा। साद रफीक कब से जीतते रहे इधर से? ये हल्का उनका जो है ये काफी अरसे से है, लेकिन हल्का चेंज होता रहा। लेकिन अगर आप इसे देखें जो ज्यादा इलाका है, मेरा ख्याल में कोई 5 मरतबा तो वो वहां से जीत इधर यही इलाका है जो। हाँ, ये जीते हैं क्योंकि डीएचए की जो पॉपुलेशन थी वहां पे हारते थे, तो साथ को डीएचए से मुल्का दिहात है। अब इस बार जो कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हुई है उसकी वजह से ख्वाजा साहब को कुछ एडवांटेज हुआ है
कि वो पूरा का पूरा पॉश इलाका इस कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल नहीं करता, बल्कि कुछ मेजॉरिटी गांव में जो फॉल करते हैं, शालीमार टाउन भी है, मॉडल टाउन के कुछ इलाका कंटोनमेंट का, वो भी इसमें फॉल करता है। आप उसको इसी लग रहा है कि साथ एक मैं सिर्फ बात कर दूं, इसी हल्के से जो हाफिज तलहा सईद है वो भी उम्मीदवार है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से। जी, अच्छा, हाफिज सईद साहब के साहबजादे। ठीक है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हम बेसिकली चूंकि इंडिविजुअली जो हल्के हैं वहाँ पे जो कंटेंडर्स हैं मजबूत, उनको हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अगेन जो आपका इदारा है वो तो फिर ओवरऑल पाकिस्तान के पूरे डायनामिक्स को देखते हुए रिपोर्ट मरतब करता है। मैं एक जेनेरिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप इस दफ़ा इंतखाबात का, पार्टिसिपेंट्स का, आवाम का? मैं चाहूँगा जरा एक आप इसके ब्रॉड कैनवस को डिस्कस कीजिएगा। आवाज़ प्लीज़ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू। जी बहुत शुक्रिया जी। जी एक्चुअली अभी मैं अपने आप देख रहे हैं, मैं अपने गांव से आ रही हूँ, चरसदा मेरा इलाका है, और यहाँ पहले जब इलेक्शन होते थे जो एंथुजियाज़म या जिस तरह से आप हर तरफ डिस्प्ले देखते थे, एक पॉलिटिकल सिनेरियो बन जाता था कि भाई हाँ इस वक्त जो है लोग एक्टिव हैं, मोबिलाइज्ड हैं। तो मुझे आज थोड़ा सा उसको देख के ये लगा कि, और लोगों से पूछा भी, क्योंकि मैं 2-3 इलाकों में गई और लोगों से पूछा, तो जो मुझे नज़र आ रहा था दो चीज़ें, एक तो ये था कि एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग्स हैं, पीपल आर नॉट वेरी श्योर व्हाट विल हैपन। एक तो ये मैंने देखा। दूसरा ये था कि जिस तरह से एक मोबिलाइज्ड वोटर होता है वो उस तरह से मोबिलाइज नज़र नहीं आ रहा मुझे। तीसरी चीज़ जो एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि ख़वातीन कंटेस्ट कर रही हैं हमारे इलाके से। अच्छा। तकरीबन मेरे डिस्ट्रिक्ट से जो हैं 4-5 ख़वातीन जो हैं वो कंटेस्ट कर रही हैं। एंड थैंक्स। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मुसर्रत साहिबा, इस दफ़ा जो ख़वातीन वोटर्स की तादाद है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। 2,25,00,000 वोटर्स जो एड ऑन हुए हैं उसमें 1,25,00,000 सिर्फ ख़वातीन है। 1 करोड़ जी, इस पे आती हूँ। और यही बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान का जो सबसे पहले बात तो मेरा ख्याल है हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए अपने आप को कि पाकिस्तान जो है वो 5th नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर रजिस्टर्ड। हाँ जी, जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मोर देन हाफ है। और ये इस तरह हमें ग्लोबली जो है वो हमारा रैंक 5th आता है, तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, नादरा को और उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें फाफिन का नाम सर फहरिस्त मैं इसलिए डालूंगी कि हमने क्रॉस द बोर्ड 2006 से अब तक जो है हमने गली गली कूचों में जाके मोबिलाइजेशन की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन और इसके साथ साथ यूथ जो है उनका वोट रजिस्टर हो सके। तो ये तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हम इस वक्त उस स्टेज पे खड़े हैं कि हम क्लेम कर सकते हैं। और ये अवाम के लिए भी, क्योंकि अवाम ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी शो की है। मालिक साहब। मुशर्रफ साहब अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद मालिक बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आप फ्री एंड फेयर नेटवर्क की बात हो रही है, जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरह एक पार्टी का सिंबल लिया गया, जिस तरह सजाएं हो रही हैं, अब चीज़ें सब कुछ हो रही हैं, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर आज मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, किस लेवल के ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं? मालिक साहब, आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है मुझसे। दूसरा ये है कि ये आप मुझे ना पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, ये मालिक साहब जिसको मैं अवॉइड करना चाहूँगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, व्हाट कैन बी मोर पॉलिटिकल देन योर ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा? आपने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क बनाया है। मालिक साहब, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो है इसलिए बनाया कि हम देख सकें कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। तो नेटवर्क एग्जिस्ट सो दैट लाइक पीपल अंडरस्टैंड कि यस, मैं इसका जवाब देना चाहूँगी।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, अगर हमारे जैसे नेटवर्क मौजूद ना हो और इस तरह की विजिलेंट बॉडीज ना हो तो फिर होता क्या है, फिर आपके पास वो डेटा नहीं आता, आपके पास सिस्टमेटिक एनालिसिस नहीं आता जिसकी बुनियाद पे आप खड़े होकर कह सकें कि इलेक्शन फेयर है कि नहीं है। तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है, इट्स आई थिंक इट्स अ गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, मैं अगर एक नहीं, तो सवाल करना आपको चाहूं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं इस वक्त? ये मैं आपको 8 फरवरी के बाद इंशाल्लाह बताऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड रिस्पांस। जी मुजर्रर साहब, मैं फहाद हुसैन बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, मैं आपसे डेटा का सवाल करता हूँ, क्योंकि आपका इदारा और वाकई में इदारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़े अरसे से कर रहा है, बड़ा क्रेडिबल इदारा है और बड़ा सॉलिड उसमें डेटा भी होता है और रिसर्च भी होती है। ये बताएं कि अगर आप मवाजना करें 2018 के इलेक्शंस का और उसमें तमाम तर जो उस इलेक्शन का अगर प्रोफाइल ले लें, उसका जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ले लें, वगैरह वगैरह, जितने भी उसके वो होते हैं जो क्वालिफायर्स होते हैं जिससे आप मेजर करते हैं इलेक्शन की कामयाबी या नाकामी, अगर आप 2018 का मवाजना करें अभी तक जो 2024 की शक्ल नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ, अभी आपने वोटर रजिस्ट्रेशन की बात की, इस तरह के बहुत सारे और मैट्रिक्स हैं, तो आपके ख्याल में जब आप ये कंपैरिजन करें 18 का और 24 का, तो कोई एकदम को स्टार्क फैक्टर है जो नज़र आता है आपको, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है 24 के इलेक्शन को और 18 के इलेक्शन को? गुड और बैड? हाँ, गुड और बैड दोनों। जी आई थिंक जी गुड तो ये है, क्योंकि हमें पहले गुड पे बात करनी है। गुड तो ये है कि इस दफ़ा जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं, फीमेल जो कंटेस्ट कर रही हैं, उनकी नंबर जो है ऑलमोस्ट 50% इज़ मोर देन दोज हु कंटेस्टेड लाइक यू नो इन 2018। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशाइंद बात है। और आई एम श्योर कि जब 50% ज़्यादा औरतें इस वक्त मैदान में हैं और लड़ेंगी, कंटेस्ट करेंगी, तो रिज़ल्ट भी हम समझते हैं कि बेहतर होगा पिछले 2018 से। एक तो ये सबसे मुझे जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है। दूसरा ये है कि जो वोटर रजिस्ट्रेशन का जो 9.9 का गैप अभी भी है, 9.9 मिलियन का, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें जो गैप है वो कम हुआ है। तो जितने ज़्यादा वोटर्स इस वक्त, मुझे लगता है कि जो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि रेशो जो है वो जो वोट का रेशो कम होता है पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वो भी इंक्रीज होगा। बैड भी पूछते हैं, जवाब तो देने दें, जवाब तो लेने दें। और बैड भी बता दीजिए, गुड तो बता दिया, बैड भी बता दें। जी बैड पे मैं ये आना चाहती हूँ कि मैं उसी पे आ रही थी कि प्रोवाइडेड आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में वोट डालने का, प्रोवाइडेड आपके पास जो है सिचुएशन ऐसी ना आए जिसमें आपके लिए जो है वो या कैंडिडेट के लिए या वोटर के लिए किसी किस्म के ऑब्स्टिकल्स इन कुछ दिनों में क्रिएट ना किए जाएं। तो मुझे ये वो बैड वाली चीज जो मुझे अनसर्टेनिटी की जो बात मैंने आपसे कहा, ये तो आपने वही जवाब दे दिया जो मालिक साहब पूछना चाह रहे थे। जी बतूल, आपका सवाल फिर जामी साहब। पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, टर्न आउट कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्योंकि रिसेंटली एक सर्वे हुआ बड़ा क्रेडिबल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो 87% वर्किंग क्लास है वो वोट देना चाहती है। तो ये तो बड़ी मज़े की खबर है कि हम 87% ऑफ अस जो वर्किंग क्लास है वो वोट देना चाहती है। क्या आपको वाकई लगता है कि ये फिगर्स ठीक हैं? और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा कोई RTS वाला मसला नहीं होगा? जो RMS का एक एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट टाइम विटनेस किया, क्या आप जिस तरह से मुस्कुरा रही हैं, जवाब तो खैर मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपना सवाल मुकम्मल करना चाहती हूँ। उन्होंने ये बताया ना कि कुछ ऐसे हर्डल्स अगर आते हैं, लेकिन RMS और RTS से रिलेटेड क्या ऐसे मसाइल हैं जो आप समझती हैं कि हम दोबारा फेस कर सकते हैं इन इलेक्शंस में? जो आपका पहला सवाल है कि जो 87-85, अभी हम देखें इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पहले से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते जब तक कि आप उसका प्रॉपर एनालिसिस ना कर लें। और आपको पता है कि हम जो है रनिंग कमेंट्री किसी चीज़ पे नहीं कर सकते। हम तो एक ऐसी बॉडी हैं जिसको जो पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद हमारे कोई टाइम फ्रेम होते हैं जिसमें हमने वो देना होता है, अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो इसके हवाले से तो मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। वक्त कमी है जामी साहब, क्विकली मोहतरमा अजमल जामी अर्ज करूँ, मजीद सादा करता हूँ मामले को। एक बड़ी सियासी जमात के पास सिंबल नहीं है,
और उसके अदम मौजूदगी में उसकी उम्मीदवार मुख्तलिफ सिंबल्स पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ सिंबल्स पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने से वोटर को किस हद तक दिक्कत होगी और उसका टर्नआउट पे क्या असर होगा? ये वैसे रेलेवेंट बाकी क्वेश्चन। सिंपलीफाई कर दिया। जी मुशर्रफ साहब। जी मेरा जो मुझे थोड़ा सा आखिरी वाला समझ आया। पहला जो सवाल किया था वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड था। मैं दोहरा देता हूँ कि एक जमात है, शोर जामी था। साहब ने ये पूछा, एक जमात के पास इलेक्शन जी सिंबल नहीं वो है। समझ गई हूँ। जी, तो अगर ये इलेक्शन सिंबल जी, नहीं जी। है और उस जमात के हमायत याफ्ता लोग अपना अपना सिंबल उनको अलॉट हुआ है, इसका कितना असर पड़ेगा उस जमात के कैंडिडेट्स पर और टर्नआउट पर? टर्नआउट पर। टर्नआउट देखें, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा यूनिक तजुर्बा है कि आपको बहुत से आज़ाद उम्मीदवार नज़र आएंगे और मैं वही बात है कि हाँ मैं एक जनरल कमेंट दे सकती हूँ, लेकिन मैं एक वो रियलिटी बेस्ड जिसको या मतलब एविडेंस बेस्ड कोई चीज़ें इस वक्त बिल्कुल नहीं कह सकती। नेचुरली इट इज़ गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन द टर्न आउट। एक होगा टर्न आउट पे होगा, दूसरा ये होगा कि उसकी ओवरऑल जो सीट्स वगैरह हैं वो तो ज़ाहिर है मुतासर होंगे। ठीक है, अवैस साहब प्लीज। बहुत सादा सा सवाल मुशर्रफ साहबा, अवैस मंगलवाला बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि 2024 के इलेक्शन के हवाले से कि वो फ्री एंड फेयर हुए या नहीं हुए, आप इलेक्शन के बाद ही बता सकती हैं। तो 2013 और 18 का बता दें, वो फ्री एंड फेयर हुए थे या नहीं हुए थे? गुड वन। हाँ मेरा ख्याल है जहाँ तक डेटा का वो है जो एनालिसिस है वो 2018 का तो हम बिल्कुल क्लेम करते हैं कि वो फ्री एंड फेयर थे। अच्छा मैम, अगर 2018 के फ्री हुए थे तो फिर 2024 के भी फ्री ही मैम होंगे। बस ये बता दें कि ये जो 280 मिलियन स्पेंड हुए हैं, आपको लगता है नहीं, कि I'm talking ये about बिल्कुल free सही and स्पेंड fair। हुए हैं और अच्छा देखें, सॉफ्टवेयर भी election- मिल गया है? जी 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 मुशर्रफ साहब। सॉरी एक्चुअली आई कुडंट हियर कि 280 मिलियन स्पेंड हुए नए फ्रेश नए जो फ्रेश सॉफ्टवेयर जिस पे इलेक्शन होंगे, 280 मिलियन स्पेंड हुए हैं, तो आपको लगता है कि बिल्कुल सही स्पेंड हुए हैं और कोई इसमें गलती का इम्कान नहीं है? देखें हम तो इंशाल्लाह कह दें बस। ह्यूमन एरर एंड इंस्टीट्यूशनल एरर इज ऑलवेज देयर। यू कैन नॉट से एवरीथिंग कैन बी परफेक्ट। बहुत हम मुनासिब परफेक्शन जवाब की तो दिया बात ही आपका। नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट देखें हम ये समझते हैं इंस्टीट्यूशन जो है जिम्मेदार है कि जो पैसा वो लगाए वो कौम का पैसा है और उसको फिर जस्टिफाई कर सके। अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट जरूर हमारे यहाँ मौजूद है और उसको होना भी ज़ाहिर है चाहिए, कि रहना खतर भी से चाहिए। कुछ मुशर्रफ किया साहब आप जाता बहुत है। मशकूर हूं कि आपने हमारी इस जी। स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ले जनाब, हम चूंकि बात कर रहे हैं कौमी असम्बली के अहम हलकों की, बड़े हलकों की, कि जहां पे कांटे का मुकाबला होगा। अब जो हलका मेरे सामने है वो है फैसलाबाद का हलका, NA 100। यहाँ पे 100/100 कौन लेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंटेंडर्स हैं NA 100 के वो सवा शेर हैं और यहाँ से राना सनाउल्लाह खान है NA 100 फैसलाबाद। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट हैं, आपके सामने आ भी चुकी हैं, इनकी तस्वीर भी आ चुकी हैं, और पीपल्स पार्टी की सिदरा सईद के मद्दे मुकाबल इलेक्शन वो लड़ेंगे। अच्छा, निसार जट, यहाँ कहा जा रहा है निसार जट और राना सनाउल्लाह के दरमियान कांटे का मुकाबला है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को फिलहाल इसमें बर्तरी हासिल होगी। 2018 में राना सनाउल्लाह खान साहब ने, यह हल्का था NA 106, इससे इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार निसार अहमद के मुकाबले में 1,06,137 वोट हासिल किए थे, जिन्होंने 1,03,899 वोट हासिल किए थे। यूं राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो 2,238 वोटों की बढ़तरी के साथ फाते करार पाए थे। तो अभी जुनैरा आप इस पे कमेंट करना चाहेंगी? राना सनाउल्लाह ही आपको लग रहे हैं कि बड़े? अच्छा चले ठीक है, मालिक साहब सर। तो मैं इससे पहले खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी। एक बड़े ही सीनियर गवर्नमेंट एहलकार ने मुझे ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी एक मैसेज भेजा है। जब हमने शुरू में बात की थी KP की और वहाँ पे इंटरनेट सर्विस वाली बात की, उन्होंने लिखा है जी जो क्लोजर ऑफ इंटरनेट जो सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ये अल्टीमेटली जब एडअप होगा तो 60 to 70% ऑफ टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर हो जाएंगी। अच्छा, 60 to it can go to cover 60 to 70% the of KP के the restriction of that, KP। अच्छा of KP के अगर The closure। इंटरनेट का वो अप्लाई हो गया ना कि जिस सेंसिटिव एरियाज में इंटरनेट विल बी बैन, तो जो दो कैटेगरीज हैं सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव, अगर आप इनको ऐड कर लें तो तकरीबन 60 से 70% वो एरिया कवर हो जाएगा KP का। KP आप इमेजिन करें
सबसे मुश्किल सूबा है मैनेज करने के लिए इस वक्त। अच्छा पीटीआई बहुत स्ट्रांग है, बड़ी सर लेकिन हम थोड़ा सा मफरूजों में जा रहे हैं अभी। आई थिंक वी आर जंपिंग द गन। नो दिस अभी इज तो हुआ भी नहीं है ना। नहीं, लेकिन वी आर एनालाइजिंग इट काफी बिकॉज़ time दे रहता हैव है। इंडिकेटेड वी नीड टू एनालाइज इट। लेकिन इससे थोड़ा मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना वो एक पहले से वो बनना शुरू हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। आई थिंक मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऑफ कोर्स फेयर्स तो होते हैं, लेकिन अगर इस टाइम में अगर ये कहना शुरू कर दें कि ये होगा वो होगा तो नहीं, लेकिन आई थिंक अगर ये हमें शोर नहीं डालेंगे तो हो जाएगा। लेकिन सर बंद नहीं होना चाहिए। नहीं Depend करता नहीं है होना क्या चाहिए। बोल रहे हैं आप। की रिपोर्ट तो इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इलेक्शन है। कमीशन के अफसर हैं, बहुत इलेक्शन सीनियर। कमीशन के पास भी है कि इलेक्शन sensitive areas कमीशन का कौन-कौन से हैं। वन ऑफ द टॉप ऑफिसर्स इज टॉकिंग टू मी, और उन्होंने ये बताया कि ये होगा। फिर क्या होगा, ऑल्टरनेट ये होगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो ईएमएस के थ्रू नहीं होंगे, फिर वो ये अल्टरनेटिव है कि या आप ऑफलाइन जाके भिजवाएं या बाय हैंड भिजवाएं। अगर आप बाय हैंड भिजवाते हैं, हम बहुत आगे चले गए, रिजल्ट्स पे चले। मेरा ख्याल है जेन्युइन है। हमारा काम है एक इशू आज हमने फ्लैग कर दिया है। अगर 9 तारीख को हम बैठ के डिस्कस कर रहे हुए, देन वी वुड लाइक दिस थिंग टू कम आउट रिकॉर्डिंग से कि भैया हमने कहा था कि ये चीज ऐसे हो सकती है। कि बहुत अच्छा, सारे NS100 के ऊपर NS100 के ऊपर 2 जुमले मैं ये दो जुमले बारी मैं बारी चला आते हूँ। तीन करने मौका दूंगा। जी 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 NS100 जो है ये राना सनाउल्लाह खान साहब तकरीबन 2500 वोटों की इतनी जीते उससे। एग्जैक्टली ये जो हल्का है ये देहात पे ज़्यादा मुश्तमिल है। जी, ठीक ठीक है। है। और इसमें भी दिलचस्प बात ये है कि जो जाट बरादरी है तकरीबन 100 से ज़ायद देहात हैं इनके। ये जो निसार जट साहब हैं ये भी एक बड़े अहम उम्मीदवार भी हैं, तगड़े उम्मीदवार भी हैं। अगर आप देहाती पस मंज़र में देखें, राना सनाउल्लाह को एज ये हासिल है कि वज़ीर दाखिला बने, जो काम करवा सकते थे वो करवाए, वहाँ पर सड़कें बनवाई, तरक्याती काम करवाए। निसार जट जो है इनके ऊपर कई मुकदमात पुराने भी हैं, चूँकि एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर थे सईद बंदे शाह, जो दुश्मनियों के हवाले से बहुत मारूफ हैं। ये उनके दामाद हैं। और इन्हीं की इस हल्के में सबसे बड़ी मुसीबत सिदरा सईद बंदेशा हैं। अच्छा। जो कि जिनका भाई मर्डर हुआ था और इन्हीं इल्ज़ामात लगे थे निसार जट साहब पे। तो जो जाट बरादरी का वोट है जो निसार जट साहब को पहले सिंपल पड़ जाया करता था, वो इस दफ़ा इनको मुश्किल होगी। सिदरा बंदेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीत तो नहीं पाएंगी, लेकिन डॉक्टर निसार जट यानी जो सईद बंदेशा के दामाद हैं उनकी जो जीत में रुकावट डाल इससे देंगे। पहले कि जामी साहब आपको एक बात बताएं, डिटेल बताएं, यही चीज़ एक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन की खूबी है जो कि खुद इसका हिस्सा होते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितना इन डेप्थ एनालिसिस आपको हलकों का मिलता है, वहाँ के कंटेंडर्स का मिलता है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जामी साहब, इसकी एक खूबी ये भी है निसार अहमद जट साहब की, वो जो उनकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दुश्मनी और जो मामला थे वो तो उन्होंने बड़ा अच्छा बयान कर दिए। ये 2002 में यही निसार अहमद साहब पीपल्स पार्टी से ये सीट जीत चुके हैं। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी ही सीट जीती, लेकिन वो सईद इकबाल साहब थे, ये हल्का कुछ और हुआ करता था। फिर उसके बाद 2013 में फिर निसार अहमद साहब जो है ना वो जीते, और वो नून लीग के टिकट पर जीते। ये आप चेक करें निसार अहमद जट साहब की कलाबाजी चेक अरे करें। उनकी नहीं, इसमें ये भी है ना कि उनकी इनफरादी वोट बहुत इनफरादी, हाँ। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि देहाती एरिया है, जो फरूख भी कह रहे हैं, तो देहाती एरिया में एक आपकी पर्सनल जो लेगेसी है वो मैटर करती है। देन जाके 2018 में राना सनाउल्लाह साहब ने ये सीट जीती थी। ये असल में हल्का थोड़ा बदला है, NA 106 भी गालिबन ही हुआ करता था, 106 बिल्कुल। और फिर ये यहाँ पे NA 100 बना है। लेकिन निसार अहमद जट साहब की जो कलाबाजियाँ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब मौजूदा सूरत हाल, आई थिंक दिस विल बी ए डिसएडवांटेज। लेकिन मेरे एक सवाल तो राना सनाउल्लाह साहब खुद भी तो पीपल्स पार्टी से आए थे। वो पुरानी बात है। सारियां भी मैं पुरानी अभी बात है। 2002 की बात कर रहा हूँ। राना सना एक मिनट ठहरे, राना सना साहब जो है पीपल्स पार्टी से 20, 30, 25 साल पहले आए। मैं तो पिछले 3 इलेक्शंस में निसार साहब की बात कर रहा हूँ कि एक दफा वो पीपल्स पार्टी से जीते हैं, अगली दफा PMLN से जीते हैं, और लेकिन अगली इतना दफा PDI से मजबूत जीते होने के सेट हो गए बावजूद ना, फासा साहब इतना मजबूत होने के बावजूद भी जो एक फैक्टर आज के जिस जमात के अब वो हिमायत याफ्ता हैं उसका तितर बितर हो जाना, उस पर एक बड़ा वक्त भी आया हुआ है कि कहीं वो इनके डाउनफॉल का सबब तो नहीं बनेगा। देखिए मेरा ख्याल में डिपेंड करता है बहुत हद तक इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे। एक तो ओवरऑल पार्टी का प्रॉब्लम है और पार्टी के जो कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन उसी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी पोजीशन बेहतर है, जिन्होंने सीटें निकालनी भी हैं, जो उस तरीके से ज़ेर आताब नहीं है, और जिनका यानी इंडिविजुअली भी इतना तगड़ा वो पोजीशन है कि वो निकाल सकते हैं। तो आई थिंक जनरली ओवरऑल ये स्वीपिंग स्टेटमेंट तो हम नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज़ क्लियर है और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट लोग भी हैं। जी जी, फैसलाबाद विल बी ए वेरी टफ
कॉन्टेस्ट। अजमल साहब है वहाँ पे हमारे बहुत टफ है। अजमल साहब मेरे ख्याल में हमारे साथ बिल्कुल, लाइन पर हैं, जो हमारे ब्यूरो बिल्कुल, चीफ बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो आपको बिल्कुल ऑन द ग्राउंड सूरत हाल बताएंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, एक न्यूज़। अजमल मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम इस हल्के को खास डिस्कस कर रहे हैं, हल्का है NH 100। इसमें आपने क्या देखा? आपकी वहां के लोगों से, मकामी लोगों से भी बात हुई होगी, आपने खुद भी रिपोर्ट किया, आपकी टीम ने भी क्या देखा? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? लाइन में डिस्टर्बेंस है, हम कोशिश करते हैं दोबारा आप हमारे साथ लाइन पे आए ताकि हम आपसे इस हवाले से अपडेट ले सके। जुनेरा, राना सनाउल्लाह एक बड़ा नाम है PMLN का, और PMLN पूरी की पूरी पीछे खड़ी होती है व्हेन इट कम्स टू राना सनाउल्लाह, क्योंकि ये भी तसव्वुर, आपको क्या लगता है? टफ फाइट होगी आई थिंक, और जहां वजन डाल दिया जाएगा मेरे ख्याल है वो ये मर्ज कर जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। हर पार्टी अपना वजन तो डालेगी ना, पार्टी के आप अलावा किस भी वजन की वजन बात होते कर रही हैं, बहुत सारे वजन होते हैं, वो जहाँ डल जाएंगे वो आ जाएगा। लेकिन हैं दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। और इससे एक और चीज़ भी मैं सोच रही थी कि PTI ने भी फिर बहुत सोच समझ के टिकट दिया है। तब यहाँ पे दे हैव बीन वाइज, अदरवाइज उन्होंने कई जगहों पे ऐसे टिकट्स दिए हैं उन लोगों को कोई जानता ही नहीं है, बिकॉज टॉप टियर लीडरशिप खत्म हो गई, सेकंड टियर खत्म हो गई, तो यहाँ उन्होंने काफ़ी सोच समझ के वोट दी, ठीक है, टिकट बिल्कुल दिया। सही। अजमल मलिक वापस आ चुके हैं। अजमल मलिक बताइएगा क्या सूरत हाल है इस हल्के की? अजमल मलिक सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे ऑडियो जी जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, आवाज प्लीज स्टूडियो में दे दीजिए। ये फैसलाबाद में एक्चुअली 10 कौमी असम्बली के हल्के हैं और ये फैसलाबाद का आखिरी दही हल्का है NA 100, और इसमें थोड़ा सा जो है वो सिचुएशन डिफरेंट है माजी में भी और इस दफ़ा भी, कि यहाँ पे पार्टी के साथ साथ बरादरी बेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा इलेक्शन लड़ा जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की 2 बड़ी बरादरियाँ हैं। सबसे बड़ी बरादरी तो जट है, और इसमें 2 सूबाई हल्के हैं। BP 108 है, जहाँ पे जो है वो राजपूत जो है बड़ी तादाद में है, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अराइन बरादरी का फैक्टर है। वहाँ पे इनके उम्मीदवार जो हैं वो मियाँ अजमल आसिफ हैं, और उनके साथ जो है वो PTI के उम्मीदवार हैं वहाँ पे, या उनके हमायत याफ्ता है राना आफ्ताब हैं, साबिक MPA भी रहे हैं, और मियाँ अजमल आसिफ भी जो है वो MPA रहे हैं। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है PP 109, वहाँ पे दोनों उम्मीदवार जो हैं वो जट बरादरी से हैं, और यहाँ पे ही असल मैच पड़ रहा है तहरीक इंसाफ का भी और मुस्लिम लीग नून का भी। अच्छा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो राना सनाउल्लाह ऑब्वियसली जो है वो एफर्ट कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA के लिए कॉन्टेस्ट किया था, वो अपने शहर का हल्का छोड़ के यहाँ पे आए थे, और पहली दफा कौमी असम्बली के लिए कॉन्टेस्ट किया, और डॉक्टर निसार जट को यहाँ पे शिकस्त दी थी, और वो शिकस्त का मार्जिन जो है वो डॉक्टर निसार जट का और राना सनाउल्लाह का इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो राना सनाउल्लाह ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिस्टर बनने के बाद और इंटीरियर मिनिस्टर बनने के बाद जो काम करवाए हैं उसकी वजह से वहाँ पे बड़ी तादाद में जो वोटर हैं वो उनके साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून के वोटर भी उनके साथ खड़े हुए हैं, और राजपूत और जट बरादरी का उनको एडवांटेज ये हासिल हो रहा है कि वो खुद राजपूत हैं और नीचे से उनके एक उम्मीदवार जो है वो जट हैं और दूसरे अराई हैं। तो यहाँ से इनको जो है वो मल्टी किस्म का जो एडवांटेज हो रहा है। ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं डॉक्टर निसार जट, और माजी में 2-3 दफा जो है वो पहले काफरीक में रहे, फिर जो है वो पीपल्स पार्टी में चले गए। ये एक्चुअली डॉक्टर निसार जट जो है वो चौधरी इलियास जट फैसलाबाद में एक साबिक MNA होते थे पीपल्स पार्टी में, ये उनके दामाद हैं। ये बताया अभी बिल्कुल ठीक है। बस अब आप सवाल कर सकते हैं उन्होंने क्या, अच्छा वो उन्होंने काफी लंबी डिटेल बता दी है, मैं दोबारा बताने भी आऊंगा। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इसमें 2018 में चूंकि राना सनाउल्लाह शिकस्त दे चुके हैं एक दफा निसार जट साहब को, तो फिर अब जो है वो एक दफा फिर उनका पलड़ा भारी, और राना सनाउल्लाह ने अपना हल्का छोड़ के इस हल्के में आके कंटेस्ट किया था, जो कि एक और प्लस पॉइंट है राना साहब के लिए, वो कर चुके हैं। अजमल मलिक साहब आप हमारे साथ रहिएगा। सर और कोई फैक्टर आप इसमें, जामी साहब अजमल से एक सवाल कर सकते हैं? जी प्लीज प्लीज, और प्लीज एक मिनट आप प्लीज, मैं चाहूंगा कि अजमल मलिक साहब की जो आवाज है वो स्टूडियो में प्रॉपर आए, क्योंकि सवालात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। प्लीज बताओ। जी अजमल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी प्लीज़ ये समझाइएगा कि पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी हुआ था कि जो फैसलाबाद की बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ हैं वो इलेक्शंस में अब बहुत रिलक्टेंट हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। इसकी वजाहत कीजिएगा कि ये क्यों हो रहा है, और क्या इस वक्त जो फैसलाबाद की सिचुएशन है उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं पहले वाले बाईपोल से, जो 21 पंजाब में डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन थी जब आबिद शेर अली साहब उससे पहले भी 2 दफ़ा आ रहे थे, ये भी बताइएगा प्लीज़। जी जो बिजनेस फैमिली के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा सा हम जो है वो अपडेट करते हैं।
तो बिजनेस फैमिलीज एक्चुअली जो है वो राना सनाउल्लाह से या मुस्लिम लीग नून से पिछले दिनों में या पिछले सालों में नाराज थी। उसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह ने अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है ख्वाजा शाहिद इसाक शिक्का, और उनके घर पे गए हैं और उनके साथ जाके मुलाकात की है और उनको मना के जो है वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं, जहाँ से वो जमात इस्लामी में चले गए थे और वापस जो है वो उनसे मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करवाया राना सनाउल्लाह ने। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी मुस्लिम लीग नून के हवाले से और ताजर कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि राना सनाउल्लाह के दामाद जो है वो राना शहरयार वो PP 116 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो फैसलाबाद शहर के घंटाघर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो PP 116 के अंदर आती है। और यहाँ पे जो ताजर कम्युनिटी है ये बहुत बड़ी तादाद में है और दो चीजें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनके घर भी ये बहुत सारे ताजरों के और उनके बेहतर कम्युनिकेशन होती है तो ठीक करवाते हैं। ठीक, अजमल साहब आप हमारे साथ रहिएगा। अली अगर आप इस हल्के के बारे में जब बात हो रही, दो और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जब ये 106 हुआ करता था तो जीतने वाले ने 1,06,000 से ज्यादा वोट लिए, हारने वाले ने 1,03,000 से ज्यादा। वो ये बात उन्होंने की है और कम इसमें खास बात जो है ना, इस क्योंकि दही इलाका, बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ TLP का 10 से 20,000 वोटर यहाँ अभी भी एग्जिस्ट करता है और एक इलेक्शन में तो 12,000 10,000 उन्होंने वोट डाला हुआ है। सो डोंट काउंट। अच्छा, मैं एक यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने सर थोड़ी देर पहले ट्विटर पे और कुछ एक दो जगहों पे मैंने पोल डाला और अनफॉर्चुनेटली वो जगह कम पड़ गई है। क्या हुआ, मैं TLP डालना भूल गया और उसके नीचे जो है वो मुझे मेरी अच्छी खासी क्लास ली गई है जो आम लोग दे आर वेरी एक्टिव कि भाई कहाँ TLP को क्यों नहीं लिखा तुमने? आपको पता चला कि पोल करवाना कितना मुश्किल काम है। ये दे आर वेरी एक्टिव। और एक लास्ट सेंटेंस कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सिंपल मेजॉरिटी की दावेदार है, उसकी निस्बत TLP ने ज्यादा कैंडिडेट्स फील्ड किए हुए हैं। नून लीग ने मजमूई हलकों में 50 उम्मीदवार कम खड़े किए, TLP ने ऑलमोस्ट 99.9% पार्टी से भी ज्यादा उन्होंने खड़े किए हैं कैंडिडेट्स। लेकिन मैं चाहूंगा सर आप भी मलिक साहब इस फैक्टर को भी देखिए कि एक ये फैक्टर इसको बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है हमने। ये एक इट्स अ फोर्स टू बी रेकन विद समहाउ। नहीं सर, मैंने निगलेक्ट नहीं किया हुआ। अच्छा, नहीं आपने मैंने TLP को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया हुआ। मेरा तो जो इंटरव्यू था खादिम रिजवी के साथ, उसके बाद तो जो मेरे जमाना जानता है मुल्क में हुआ था वो, इसलिए मैं निगलेक्ट नहीं करता। अभी आप सर्विस भी देखें जी, आपको नजर आएगा कि लोग जब भी इनकी बात करते हैं ना वो मजहबी उस एंगल से चले आते हैं। मैं बहुत सर्विस में लोगों से सवाल करता हूँ, उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, असी रसूल अल्लाह वाले ने वोट देना। सो इट इज़ वे बियॉन्ड दैट थिंग। और लास्ट इलेक्शन में भी आपको पता है 3rd लार्जेस्ट इनका वोट बैंक था। सो आई थिंक ये एक विनिंग कैंडिडेट्स इनके शायद ना हो, लेकिन ये इनका इम्पैक्ट हर हल्के में पंजाब के अंदर खास तौर पे बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। और कराची में भी 3 हल्कों में बड़ा सिग्निफिकेंट इनका इम्पैक्ट। अच्छा, हमने ये देखा कि उनका जो एक तो उनका मजहबी मैनिफेस्टो होता है, लेकिन फाज साहब एक साथ साथ उनका मुखालिफिन के हवाले से बड़ा सख्त रवैया वो रखते हैं और उसमें भी वो मजहब का आंसर रखते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पॉलिसीज, वो अभी मालिक साहब ने एक इंटरव्यू का जिक्र किया, एक मेरा भी इंटरव्यू था जिसके बाद मुझे भी काफ़ी जो है वो शिकायत मौसूल हुई थी। मैंने उनके जो बानी है उनसे ये पूछ लिया था कि आपका फाइनेंस प्लान क्या है। हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा उनका जवाब था कि हम जो है वो चंदा इकट्ठा कर लेंगे। नहीं, देखिए इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे ख्याल में पिछले चंद सालों में TLP ने इवॉल्व किया है और जब से ही वो जो लीडरशिप है वो खादिम रिजवी साहब के जो साहबजादे उनके पास आई है, तो तब से भी थोड़े से इंटरेस्टिंग जो है वो चेंजेस आए हैं। अच्छा, ऑब्वियसली हम लोग TLP को उतनी डिटेल में कवर नहीं करते जितना हम जो मेन स्ट्रीम जमातों को करते हैं, और वो एक अलग बहस है कि क्यों नहीं करते। लेकिन जो उनका प्रेजेंस है हर हल्के में और जो उनकी आउटरीच है, और ये जो अभी जामी बात कर रहे थे कि उन्होंने जितने हल्कों में उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, दिस इन इटसेल्फ इज नॉट एन ईजी टास्क। इतना बड़ा, यानी उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, पहली बात। दूसरा, पिछले 2-3 साल में इनकी जो आउटरीच है, जो कम्युनिकेशन है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के रेडार पे रजिस्टर नहीं करती, लेकिन अदरवाइज इनकी आउटरीच जो है वो बड़ी मौसर है। डिजिटल मीडिया पे बहुत डिजिटल पे है, अदरवाइज है, यानी कि बड़े वो एक तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से वो अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं और मीडिया को भी टच यानी उनके साथ राब्ते में रहते हैं। अच्छा, तीसरी जो इंटरेस्टिंग जो एक चेंज कम से कम कुछ हद तक आई है कि जिस तरह का काडर TLP में गया है, एक आम तासुर है कि वो बिल्कुल जो हम पहले क्राउड्स में देखते थे, लेकिन एक
पढ़ा लिखा प्रोफेशनल्स, अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी तादाद कितनी है, लेकिन वो अट्रैक्ट हुए हैं और उनको हाई प्रोफाइल पोजीशंस पे भी रखा गया है। मुझे इससे क्या समझ आ रही है? मुझे ये समझ आ रही है कि इट्स हार्ड टू से कि उसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन हमें ये तो पता है कि हर हलके में सिग्निफिकेंट है, बट वो वोट से क्या सीटों में तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आखिरी पॉइंट, लेकिन मेरे ख्याल में टीएलपी को डिस्काउंट करना कि नहीं ये एक माइनर प्लेयर है, वो जो उसका एक्चुअल सोसाइटल इम्पैक्ट बन रहा है उसको अंडरमाइन करता है। क्या इसमें तब्दीली आई है? इसका डेंट नून लीग को पड़ेगा। सात रिजवी हैं नून वो लीग। ज्यादा सियासी हैं, अच्छा, बनिस्बत अपने वालिद वालिद के। साहब। ठीक है। आप वो इंतखाबी मेरा सवाल सियासत यही पे था। ज्यादा नजर रखते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि मेरी उनसे चंद माह पहले मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो पोटेंशियल 30 हलके हैं, हम उम्मीदवार तो हर जगह खड़े करेंगे, लेकिन हम उनके हवाले से टीमें बना रहे हैं, हम अपने वसाइल वहाँ पर खर्च करेंगे, हम अपनी टीमें वहाँ पर करेंगे। और फिर मुझे बाद में पता चला कि पोलिंग एजेंट से या इन हवाले से कि सियासी तरबियत है इन लोगों की नहीं, उनकी टीम बाकायदा बनाई है। 10 वकला तो पंजाब से जिनको मैं जानता हूँ वो टीएलपी की टिकट्स पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोग वो भी हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट नहीं मिली, कसूर में नौजवान वो भी आगे यहाँ से अच्छा, इलेक्शन लड़ एक रहे और हैं। जगह है जहाँ पे बहुत मजबूत ना सिर्फ है, वकला को कराची में टिकट्स मिली, TLP पर का- वकला वॉलंटियरली इनके केसेस को मैं एग्जैक्टली इस पे आता हूँ। Volunteer। एक दो बातें हैं, एक तो कराची में भी इनका फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग है, जो कि बड़ा बिल्कुल हालांकि इनके तरीक़ाकार से मुख्तलिफ था, पंजाब में ज्यादा इनका स्ट्रांग होल्ड था। दूसरा ये एक इनका तासुर इनके बारे में हार्ड लाइन अप्रोच रखते हैं, क्या उसमें कुछ, जैसे कि फाज साहब ने कहा कि साद साहब के पास आने के बाद चीजें चेंज हुई हैं, क्या वो भी कुछ कमी आई है इनकी हार्ड लाइन अप्रोच में? जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, उनसे ये मुझे- बिल्कुल जाहिर है आपसे तो बातचीत है, दोस्ती है, लेकिन देखें अगर कराची की बात की जाए तो कराची में इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। बिल्कुल स्पेसिफिकली अगर मैं अपने हल्के की बात करूं ना, NA 241 जो कि पिछली मरतबा 247 या 248 गालिबन था, जिससे सदर आरिफ अलवी मुंतखब हुए थे, वहां पर सेकंड नंबर पर TLP थी। अच्छा, वो कि उनका जो परसेंटेज था वोटिंग का, वो वोट का वो कम था, गालिबन 11-12 था, बट दूसरे नंबर पर आए हुए थे। लियारी में इनका बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा। और बहुत सारा जो ओल्ड कराची का एरिया है उसके अंदर इनका बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनके फॉलोअर्स हैं। वो जो एक थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं ज़रा हार्ड लाइन अप्रोच, वो साद रिजवी साहब के आने के बाद कम हुई, और बिल्कुल सही कहा फारूक ने भी कि इनकी अप्रोच पॉलिटिकल हुई है, लेकिन इनकी अप्रोच पॉलिटिकल होने से इनके फॉलोअर्स की अप्रोच पॉलिटिकल नहीं हुई है। इनके फॉलोअर्स की अप्रोच के अंदर अभी एक भी बड़ा अहम वो सवाल शिद्दत है उवैस, क्या और क्या जी। कराची में जो दावत इस्लामी का फुटप्रिंट है, जी, क्या वो अपने तकादात की वजह से TLP को वोट देता है या देगा? उसमें देखिए दावत इस्लामी जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, तो दावत इस्लामी के अंदर आपको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिलीवर्स मिल जाएंगे। हाँ, वो बिलीफ सेम है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इस चीज़ पर सोचता हूँ कि जो हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें नज़र आती हैं, एक जमात इस्लामी, एक JUI और एक ये TLP को अगर हम थर्ड फोर्स काउंट कर लें। तो फ्रॉम जमात इस्लामी टू TLP ये डायरेक्शन क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फाद ने एक पॉइंट रेस किया था कि ट्रांसलेट होगा कि नहीं सीट्स के अंदर, उसमें शायद इतना ट्रांसलेट नहीं होगा, लेकिन ये इम्पैक्ट करेगा दूसरी सीट्स के फैसलों में, और ये विनर्स एंड लूजर्स डिसाइड करने बड़ा होगा। जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे है, देखिए मैं डेटा देख रहा था, पीपल्स इन्होंने PMLN ने 212 कैंडिडेट्स डाले में, इन्होंने 223 डाले में, इनसे ज़्यादा सिर्फ PTI ने डाले में 246। सो दे हैव द सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द फील्ड फॉर NA इलेक्शंस। लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ वो ये है कि ये मज़हब और पैसा एक बड़ा ख़तरनाक कम्बिनेशन बन जाता है, और यहाँ पे हो ये रहा है कि मज़हब भी है, सियासत भी है, और अनअकाउंटेड फॉर पैसा है। मैसिव डोनेशंस हैं जो टोटल ऑफ द रिकॉर्ड्स हैं। चलें वो PTI का तो आपने फंडिंग सोर्सेज चेक कर ली, दूसरों ने कुछ कागज़ फाइल किए हुए, नोबडी हैज़ एनी आइडिया। और आपके जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और सब कुछ हैं, वो बहुत हैवी किस्म की फंडिंग इस पार्टी में आती है। और ये जो बात कर रहे थे ना फाद, आई थिंक ये बिल्कुल ये वक्त आ गया है कि डिस्कशन में आना चाहिए, क्योंकि ये अचानक एक दिन आपको पता लगेगा कि इतनी बड़ी एक नई फोर्स आ गई है जिसकी आपको फाइनेंसेस का नहीं पता, जिसको आपको दूसरे सोर्सेज का नहीं पता, और
इट कैन बी अनदर बिग अच्छा, ये इसमें मैं हमने अगर ये ऐड भी करूं देखा कि है। इनकी रिफ्लेक्शन जब पंजाब में लोकल बॉडी पोल्स होंगे वहां पे ये आएगी। अब वहां पे नजर आएंगे। लेकिन एक तनकीद बतूल इन पे की जाती है कि अब तक इन्होंने कभी अपना कोई प्लान नहीं दिया। सियासत में तो आ गए, मतलब कभी ये नहीं बताया कि इनका फाइनेंशियल प्लान, इकोनॉमिक प्लान क्या है मुल्क के लिए, नहीं, इनका सिक्योरिटी प्लान क्या है आप इनके माजरत लिए। के साथ थोड़ी सी गलतफहमी आपको हुई हाँ है। जी, टीएलपी का जो मैनिफेस्टो आया है, आप उसमें नेम अ सिंगल सब्जेक्ट जो डिस्कस नहीं उन्होंने किया। अच्छा, मंशूर बकायदा तो आया, फास्ट साहब तकरीब कह रहे हैं हुई, कभी डिस्कस नहीं हुआ, और थैंक्स टू यू आज मेरे आप ख्याल में मुद्दा उसकी छेड़ दिया। प्रोजेक्शन जी। बहुत जरूरी है टीएलपी क्योंकि में तो उन्होंने एनर्जी क्राइसिस से लेके सूद फ्री निजाम So, से लेके इसका- सोलर से लेके क्या तालीम- ये वही तालीम भी। एवोल्यूशन है जिसका भी जिक्र हो रहा जी, था, प्लीज क्योंकि बतूल मुझे बात याद है बिल्कुल, मैंने हाँ। इनके जो बानी है उनका इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने यही सवाल पूछा था जब वो आयात थे कि आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है। तो उन्होंने कहा था कि हम मतलब मजहबी लोग हैं, लोग हमें चंदा देंगे और चंदे से हम मुल्क चला लेंगे, जो उसमें तनकीद भी हुई थी। इनके बेटे हो ऐसे नहीं सकता है सोचते। उन्होंने जैसे- रियल टाइम में ये manifesto आर्गुमेंट में दिया। The new लेकिन generation जामी thinks बिल्कुल ठीक differently, कह रही ये है, तो इवन तय है। जमात इस्लामी का भी सरप्राइजिंगली आप इनका होमवर्क विद इन द बुक्स देखेंगे तो बड़ा होमवर्क है। अब वो इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि उनको मीडिया प्रोजेक्शन नहीं मिलती, ना उन्हें खुद अपने आप को प्रोजेक्ट करना आता है। ऑन द अदर हैंड जो मालिक साहब बात कर रहे थे 1970 की इलेक्शन में, ये जो बरेलवी माइंडसेट है जो कि अब जिनको अब इन्होंने प्रेजेंटली मोबिलाइज किया है, वो 1.3 मिलियन था इनका वोट बैंक उस इलेक्शन में पूरे मुल्क में, और पिछले इलेक्शन में सिर्फ पंजाब से 1.9 मिलियन था और लाखों वोट्स इन्होंने गैदर किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी मोर देन 2 मिलियन। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका वोट बैंक तो रहा है, लेकिन चूंकि कोई सिमत नहीं रही सियासी तौर पे और ये धड़ों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम आते रहे हैं, और हमारे मुल्क में जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनकी बदकिस्मती फ्रैंकली ये रही है कि उनका अपना कोई फुटप्रिंट नहीं रहा, वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करते रहे हैं दूसरी पार्टीज़ की पोजीशन। वोट काटने के काम आते हैं Religious parties basically। में सबसे उम्दा और प्रोग्रेसिव जो मैनिफेस्टो है वो जमात इस्लामी का है, नंबर 2 पे टीएलपी का है, और सबसे थोड़ा सा हार्डकोर और थोड़ा दिक्कत वाला मुश्किल वाला जेयूआई फेक है, जो अपने पुराने स्टैंड पे अभी तक खड़े हैं। उससे भी ज्यादा हार्ड हमारे पास सिर्फ ख्याल में एक 5-6 मिनट है सर, और मैं एक हल्का मंशूरों का हम चाह रहे हैं comparison कि कर ये लेना important चाहिए हल्का किसी है, दिन ये कवर हो जाए। NA 52 रावलपिंडी, राजा परवेज अशरफ हैं जनाब इसमें, तहरीक इंसाफ से फर्रुख सियाल एडवोकेट हैं, मुस्लिम लीग नून से राजा मोहम्मद जावेद इखलास हैं, ये मद्दे मुकाबिल होंगे जनाब। परवेज अशरफ और जावेद इखलास के दरमियान कांटे का मुकाबला है, 8 फरवरी के इंतखाबात फैसला करेंगे जनाब। अच्छा, अब ये पहले था NA 58 और 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अजीम के मुकाबले में इन्होंने जो है वो 1,25,480 वोट हासिल किए थे। राजा परवेज अशरफ की बात हो रही है, और राजा परवेज अशरफ जो है वो 28,000 की लीड से जीते थे। जी सर। राजा परवेज अशरफ जो हैं ये इस वक्त तो स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं जी। जब तक स्पीकर नहीं हाजिर। पंजाब के ये सदर थे पीपल्स पार्टी के, अपने हलके के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव, वहाँ पर मकामी लोगों का फ़ोन सुनना, राब्ते में, इस हवाले से बहुत एक्टिव आदमी। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें कहीं बहुत पीछे नज़र आती है। उम्मीदवार सेम हैं जो पिछली मरतबा मुस्लिम लीग नून के थे। यहाँ पर टीएलपी का जो उम्मीदवार थे 23,000 उन्होंने वोट लिया था। जो राजा परवेज अशरफ साहब की जो बर्तरी थी वो भी तकरीबन 28,000 कुछ बनती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ओवरसीज़ जो हैं उनका बहुत ज़्यादा वोटर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, राजा परवेज अशरफ के जो बेटे हैं खुरम परवेज, वो इसी हलके के नीचे वाला जो एक विंग बनता है PP8 बनता है गालिबन, खुरम परवेज, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। टफ मुकाबला होगा। जो वेव आई है वहाँ पे इनको भी फायदा, तहरीक इंसाफ को वहाँ पर फायदा होगा। ये हल्का मैंने विजिट किया, बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं लोगों में जाकर मैंने उनसे बात की, पता करने की कोशिश की कि किसका मामला ज़रा भारी है। तो मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने ये कहा कि हम राजा के साथ हैं, चाहे राजा किसी भी पार्टी यहाँ पे 2 राजा है, राजा मोहम्मद परवेज जावेद अशरफ की बात कर रहे थे। उनका हम राजा परवेज अशरफ के साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में चला जाए। वो मुझे इतना ज्यादा कनेक्टेड लगे लोगों से, और PMLN के भी वोटर थे। क्लासिक लेकिन एक डेफिनेशन चीज़ है थी, ना इलेक्टेबल की, इलेक्टेबल की क्लासिक वहाँ डेफिनेशन। पर जो लोग जो जरा बड़ी एज के लोग थे, उनका जो स्टांस था वो पीपल्स पार्टी और कुछ का PMLN की तरफ था। लेकिन जो यंगस्टर्स मुझे नजर आए वो वही PTI वाले जो थे, वो उनकी बातें थी कि हम ये बात PTI वालों को ये देंगे। NA 37 हुआ करता था, फिर NA 51 हुआ, फिर NA 58 और अब NA 52 बना है। ये राजा साहब की सीट सेंट्रल पंजाब की जो बड़े जगह हैं वहाँ पे वाहिद सीट है जो इलेक्टेबिलिटी की वजह से वो निकालते रहे। अदरवाइज यूजली ये सीटें नून लीग के पास हुआ करती थी, फिर PTI की एंट्री होती है 13, 18 और फिर 24 में। ये वाहिद एरिया है सेंट्रल पंजाब के, नॉर्थ पंजाब का, जहाँ पे नून लीग के बाद PTI नहीं घुस सकी। राजा परवेज अशरफ साहब की एग्जिस्टेंस यहाँ पे रही है,
और वो यहाँ पे मुसलसल 3 बार जीत चुके हैं, 2013 के अलावा जब राजा इखलास जीते थे। असल में उनका वजीर आजम बनना भी बड़ा फैक्टर था, फिर उन्होंने काम बहुत करवाया और पीपल्स बड़ा- पार्टी का भी ये तन तना है। इसका इस हल्के की एक खूबी ये है कि ये रावलपिंडी के, यानी वो जो हम कहते हैं ना कि जैसे वो न्यूयॉर्क सिटी की 5 वो हैं ब्रांचेस, एक लफ्ज़ है उसके लिए। जी हाँ, तो ये इसकी भी जो 5 समतें वो बनती हैं न्यूयॉर्क के पैरेलल, वो हर उस एरिया को कवर करती हैं जहाँ पे राजा साहब के फुटप्रिंट्स थे और हैं। बिल्कुल ठीक। फाज़ साहब, थोड़ी सी मार्केटिंग कर दूं, कल सुबह हमारे प्रोग्राम में इलेक्शन मॉर्निंग में ये हल्का कवर कर रहे हैं हम, और राजा परवेज अशरफ का इंटरव्यू भी टाइम भी बता देना, प्रॉपर्ली मार्केटिंग करें। पूरी मार्केटिंग से लेके 11 बजे तक हमारा प्रोग्राम देखिए, अच्छा किया। और ये भी बोलें कि देखना मत भूलिएगा। देखना मत भूलिएगा। मैंने ये भी बता दें कि मेहमानान में अजमल जामी भी हैं। हाँ, ये भी कल हमारे प्रोग्राम में शामिल टाइम बहुत होंगे, कम है। फाज़ साहब, नहीं देखिए, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तन तनहा वो यहाँ पे वो एक मुजाहिद हैं जो यहाँ से सीट निकाल लेते हैं, वरना मेरे ख्याल में यहाँ पे पीपल्स पार्टी का तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। पीटीआई पीपल्स पार्टी का भी दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। तो ये क्लासिक तगड़े इलेक्शन मालिक साहब, वुड लाइक टू कमेंट ऑन इट सर? नहीं, आई थिंक इसमें कंसेंसस ही है सबका। आई थिंक कंसेंसस ही है इसमें सब। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आई कैन नॉट रिकॉल द सोर्स। सर, हाउ काइंड यू आर सर। आई कैन नॉट जेडी रिकॉल का द सही सोर्स, करोगे, लेकिन एक सिग्नल जगह कराऊंगी। पे एक बड़ी फहरिस्त शाया हुई थी ऐसे हलकों की जिन्होंने हाईएस्ट फंड्स रिसीव किए, और इनके हलकों में तो खैर मैंने काम भी किया है, हाईएस्ट फंड्स लिए, लेकिन आपको ग्राउंड पे काम बहुत कम नजर आएगा। राजा पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, लेकिन अभी आपको दोबारा आना है इंशाल्लाह 10 बजे। हमारा ये ट्रांसमिशन का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रुकेगा। एक न्यूज़ पे आप खबरनामा देख पाएंगे, 10 बजे दोबारा हाजिर होंगे।